नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माइक तो लगाए नहीं दोस्तों। आ जाओ आ जाओ। आवाज आ रही मेरी तुम्हें? क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? अभी नहीं दूंगा, अब दूंगा ना। और क्या मैं तुम्हें सुनाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? वेलकम 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 टू दी सेशन। तो आखिरकार वो दिन आ गया है। यूजुअली क्या होता है मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये चैप्टर स्कूलों में और सब जगह सबसे आखिर के आखिरी में ही पढ़ाते हैं। मतलब चारों बुक का भी जो आखिरी रहता है, जैसे शुरुआत, अब तुम्हें ध्यान हो क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन सबकी यादों में ताजा ताजा रहता है कि हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने सोशल साइंस पढ़ना शुरू करी थी। और ये चैप्टर ऐसा है जो ये नॉस्टैल्जिया देता है कि बस इसके बाद में सोशल साइंस खत्म हो रहा है। खास करके वो बच्चे जो बच्चे आगे ह्यूमैनिटीज नहीं लेने वाले। इसी चीज पे तो मुझे एक चीज ध्यान है, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा, ठीक है? तो जरा 5 मिनट रुको, फिर तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज है। चलो, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। नीली परी, पीली परी, आज का निशाना लगा के देखे अपन। रुक जाओ जरा 2 मिनट। आज अगर लग गया निशाना तो फिर आज जो टीम आने वाली है तुम्हारे लकी होगी, ठीक है? अरे यार, किसी दिन ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कैमरे पे आके टप से चिपक जाएगा। ठीक, चलो। हाँ, कुछ बच्चों ने गेस कर लिया। दिशा भाभी से मिला दो इन्हें। बना दो तुम्हें। चलो चलो, तो प्रिंट कल्चर कितना लोगों ने पढ़ लिया एक बार ये चैप्टर पहले कभी अपने जीवन में? क्यों भाई? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड 3 हिस्से में पढ़ेंगे चैप्टर को। एक तो अपन देखेंगे कैसे कैसे प्रिंट ट्रैवल करा, दूसरा अपन देखेंगे कि यूरोप पहुंचने के बाद में प्रिंट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, और तीसरा उस प्रिंट के डेवलपमेंट में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, इंडिया में कैसे प्रिंटिंग कल्चर जो इवॉल्व हुआ। इन 3 चीजों पे अपन क्या करने वाले, नजर दौड़ाने वाले हैं। मतलब बड़ा चैप्टर जिन्हें लगता है तो ये एक सिंपल तरीका है कि हाथी को कैसे खाएं, हाथी को क्यों खाना है सर सबसे पहले। अरे यार, हाथी से याद है, अपना अप्पू हाथी आ गया ना भाई। कहां है वो सामान? नीचे लेके आओ। एक हफ्ते से क्लास में नहीं आ पाया, अप्पू हाथी आज लाएंगे उसको। आ गया है वो, मामा गांव से आ गया है। तो हाथी को कैसे खाए पे मुझे ध्यान आया कि कोई भी बड़े काम को करना तो उसको हिस्सों में तोड़ना है। तो इस चैप्टर को आपको इजी अगर समझना है ना, तो आपको 3 पार्ट में बांटना होगा। पहला पार्ट अपन ये देखेंगे कि हाउ प्रिंट ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना, चाइना टू जापान, जापान टू कोरिया, कोरिया टू यूरोप, है ना? तो वो एक छोटा सेक्शन हो जाएगा, मतलब उतना ही मानो चैप्टर को। फिर अपन देखेंगे यूरोप में कैसे प्रिंट इवॉल्व हुआ। तो प्रिंट कम्स टू यूरोप में कैसे आया, यूरोप में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, 15, 16, 17, 18, 19 सेंचुरी तक का पूरा डेवलपमेंट। और फिर प्रिंट का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। प्रिंट की हिस्ट्री मतलब क्या है कि जो आज आप किताबें आसानी से पढ़ पा रहे हो, वो किताबें क्या उतनी आसानी से हमेशा से मिल रही थी, छप रही थी, लोगों के एक्सेस में थी। उसी चीज के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने तुम्हें एक मोटा माटी रूपरेखा दे दी है। फाइन, चलो सब बंद कर दिए बेटा, ठीक है? आ गए सारे बच्चे? आज सारे अपने जितने भी पुराने हथियार थे, अप्पू हाथी थे, सब आ गए अपने अपने मामा गांव से। पिकाचू भी आ गया है, जो बाहर गए हो तो घूमने, सब आ गए हैं। तो अब क्या बोल सकते हैं ना, एवेंजर्स असेंबल हो गए सारे। ठीक है, नोट्स क्लास के बाद मिल जाएंगे तुम्हें। हैप्पी बर्थडे हो गया पुराना, अब 2 दिन हो गए। चलो, तो प्रिंट कल्चर इन दी मॉडर्न वर्ल्ड शुरू करें। तो अपन पहला वाला पार्ट देखेंगे। सारे बच्चे आ जाओ। आ गए? अब अगर आ ही गए हो तो आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। तो जो 10वीं के बाद में ह्यूमैनिटीज लेने वाले हैं ना, तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? ऑब्वियस है, जो कंट्री के बेस्ट टीचर्स होंगे। तो बेस्ट टीचर्स में हम पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब पता है। ह्यूमैनिटीज वाले सारे आ गए, आपका एक साथ कंट्रीब्यूशन होगी। ये सर ज्योग्राफी वाले, ये सर पॉलिटिकल साइंस वाले, ये मैम हिस्ट्री वाली है, और इकोनॉमिक्स वाले सर साहब मिल चुके थे। कॉमर्स की टीम जिस दिन आई थी। तो ओवर टू यू। 10वीं के बाद एवेंजर्स असेंबल्ड हो गए। आज कुछ लेके आए वैसे भी बच्चों के लिए। क्या लाए? थैंक यू वेरी मच। मैं वो ऐसे नहीं था कि भगवान को दिखा देते कि भोग लगेगा, तो तुम भगवान हो, तुम्हें भोग लगा दे, लेकिन खाएंगे तो पंडित।
प्रसाद तो सबको मिलेगा। तो तुम्हारे लिए टॉफी लाए थे, लेकिन हम खा लेंगे, ठीक है, चिंता मत करना, पूरा स्वाद लेके खाएंगे। तो भाई साहब ये तुम्हारी ह्यूमैनिटीज की टीम होने वाली है। कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करने वाले हैं ये बताओ जरा चैट में एक बार। ह्यूमैनिटीज कितने बच्चे ये हर्ष ओ ब्लॉक कर दूंगा मैं तो, जहां स्पैम कर रहा है जबरदस्ती। ह्यूमैनिटीज कितने बच्चे लेने वाले हैं, दूसरे बच्चे को भी लिखने दे जरा। ह्यूमैनिटीज सर बहुत सारे बच्चे लेंगे, बहुत सारे बच्चे लेने वाले हाँ हैं, सर। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे लेंगे ह्यूमैनिटीज भी। तो कैसे क्या सफर रहने वाला है इन लोगों का ह्यूमैनिटीज का, आपने क्या प्लानिंग करी है? हमने तो बहुत कुछ अच्छा और बहुत बड़ा प्लान करके रखा है। जैसे आप लोग जो लेगेसी बनाकर रखे हैं, आपसे जितने बच्चे इंस्पायर हैं, जो आपको देखकर जैसे इन्होंने सोशल साइंस से प्यार किया है, अब वैसे ही वो हमारे साथ आकर वो ह्यूमैनिटीज से प्यार करने वाले। तो आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, हम आपको हर जगह मिलेंगे। और ये बोर्ड से आपके 12th के बोर्ड तक और उसके आगे CUET भी, तक। हाँ, वो पूरा जो है वो आपकी पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे, आपको गाइडेंस देंगे और आपके हर एक सपने को हम पूरा करवाएंगे। सीयूईटी तक बता दिया है, तो मतलब 11th में भी और 12th में भी। हाँ। बाकी आप जैसे 10th के बाद में तुरंत अगर कंफ्यूज हो ह्यूमैनिटीज में क्या है क्या नहीं है, तो आप ह्यूमैनिटीज 11th का चैनल है जहां पे आपको ये प्यारे प्यारे टीचर्स मिल जाएंगे, तो वहां जाया करो, देखा करो। 10th के बाद में जाके तो देखना ही है तुम्हें, लेकिन पहले से थोड़ा जैसे हम बताना भी शुरू कर देंगे करियर ऑप्शंस क्या है 10th के बाद में, वो सारा सब कुछ धीरे स्लोली ग्रेजुअली। तो धुआंधार टीम है, ठीक है, धुरंधर टीम है एकदम, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये जानना है कैसे पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो वो आप ह्यूमैनिटीज 11th वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। आंधी बन के आया हूँ। एक दिन में पकड़ जा रहे हैं ये सब। नहीं ये रहता है, बहुत सारे बच्चे 10th के बाद में क्या ना पढ़ना शुरू कर देते हैं। सर एक कल्चर चेंज होता जा रहा है। पहले आपका माइंडसेट ऐसा रहता था सोसाइटी के अंदर, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंस और हाँ। कॉमर्स को ही आप ऑप्ट करते थे, पर अब लोग आपका ये भी समझ लग गए हैं कि मतलब ह्यूमैनिटीज लेकर भी आपका कैरियर ऑप्शन है। और जैसे अभी मैम बोल भी रही थी कि एक लेगेसी आपने क्रिएट की है, तो वो ऐसे डीएसआर से आपका जो पास होते जा रही है ना, कि मतलब यहाँ से एक नदी बही है तो आप वो नदी को आपका और आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज कनेक्ट होती जा रही है, फिर ट्रिब्यूटरीज कनेक्ट होती जा रही है। कोर ज्योग्राफी टीचर। अच्छा बातें कितनी भी हो, दिगराज सर तो चॉकलेट को छीलने में लग गए। दिगराज मुंह में- सर कि मुझे खाना खाने दो, मुझे चॉकलेट खाने दो। मुंह मीठा करवाऊंगा ना अपने सारे टीचर्स का, पहली पहली बार मिल रहे हैं तो कुछ मीठा हो जाए, ऐसा करके, है कि नहीं? वही है सर कि मतलब आने वाले समय पे अभी तो धीरे धीरे करके जैसे सीयूईटी शुरू किया 11th 12th, आगे और भी क्या पता धीरे धीरे एक बाय स्टेप आपके चल रहे हैं, तो क्या पता और भी लंबे समय तक ये हमारे साथ रहेंगे। बढ़िया बढ़िया जर्नी बढ़िया। यहाँ से शुरू हो रही है, पर अंत कहाँ तक होगा कोई। हाँ तो बेसिकली मतलब अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट भी बताऊं ना, तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करने वाले हैं, तो तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन सी टीम तैयार है, ठीक है। और अब 1 साल भी हो गया है, तो आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो, मजे से पढ़ना, ठीक है। आप सेफ और सिक्योर हाथों में जाने वाले हो आगे। यूपीएससी वाले आ गए। यूपीएससी वाले आ गए। सिद्धार्थ सर का मतलब टॉफी में लगा हुआ है। मुंह मीठा करवा दे सर का ये लोग। तो एक एक टॉफी सबको बांट दी जाए, और बाकी मैं रख लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो भाई साहब ये ह्यूमैनिटीज की टीम है, आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? नहीं सर, अब इनसे मुलाकात होगी क्लास 11th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के चैनल पर। तो सारे बच्चे जरा एक बार तेजी से सारे टीचर्स को टैग करके हमारी ग्रुप सेल्फी आज की टीम ह्यूमैनिटीज आ गई हुए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। अरे जब पहले भाई टूट गया क्या आपको हाथी है? इसकी वो कहाँ है टोपी? उसमें और होगा ना सामान यार, ये तो बड़ा हादसा हो गया यार अपने साथ। ऐसा लग रहा है कि अप्पू हाथी जो है, तो अप्पू हाथी कटिंग वटिंग बना दी है क्या? उसका खटका भी टूट गया, उसके वो मुंह पे जो चोट थी वो भी चले गया। अरे डिब्बी का क्या खाऊंगा क्या, मेरे अप्पू हाथी को किसने किया ये? वो बॉक्स में सामान ढूंढो, उसका पूरा अस्थि पंजर निकालो, कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। गलत बात है यार ये। अभी क्लास के बाद समझते हैं। अप्पू हाथी के साथ अन्याय हुआ यार। अरे ये बाहर गया हुआ, तो वो इवेंट हुआ था, तो वहां प्रॉप पहुंचाएंगे करके पहुंचाया था, और वहां पे उन अरे निकले निकले। ठीक है चलो, ये हाथ तो सही हो गया उसका, मतलब सही करना है इसको। चलो अब बुरा हुआ यार।
मूड ही खराब कर दिया मेरा पप्पू हाथी बेचारा। बाकी ह्यूमैनिटीज टीम कैसे लगी जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलो अब शुरू करें आगे। चलो चलो, तो प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम 3 हिस्से में, अरे यार बड़ा दुख हो गया यार अपू हाथी बेचारा मेरा। प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम जैसे बात करें, तो प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करें, तो जो पहला प्रिंटिंग शुरू हुई ना, तो प्रिंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। और चाइना में भी जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, तो चाइना में क्या था, चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का कल्चर था। वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बेसिकली कि लकड़ी के जो टुकड़े होते थे, तो लकड़ी के टुकड़े पे एनग्रेविंग कर दी जाती थी, अक्षर जो होते हैं, तो अक्षर गोद दिए जाते थे, और उन अक्षरों को फिर क्या गोदने के बाद में उसके ऊपर इंक लगा के उस लकड़ी के पटिये को चिपकाते चलते थे ऐसे। तो क्या होता था, इस तरह की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो डेवलप हुई। और उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मतलब आज प्रिंटिंग प्रेस आती है, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस बटन से चल जाती है सब कुछ, लेकिन वो लकड़ी के टुकड़ों पे पहले जब एनग्रेविंग करके, वुड ब्लॉक्स के ऊपर एनग्रेविंग करके उन पे इंक लगा के फिर छपाई की जाती थी, तो वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक चाइना में डेवलप हुई। अभी अपने आप में एक इन्वेंशन था कि पहले हर चीज हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन क्या है कि चाइना में आप जैसे देखेंगे तो जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स थी, अकॉर्डियन बुक्स जो हुआ करती थी, जिनको क्या होता था, एक पेज पे छापा तो पीछे भी निकल जाता था, इधर वाले पेज पे छापोगे तो पीछे निकल जाएगा, पेज की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो दोनों पेजेस को आपस में से सील दिया जाता था, एक पे आगे की तरफ लिखा, एक पे इस तरफ, और दोनों के पीछे पीछे चिपका के ऐसे सील दिया जाता था। तो ऐसी चाइनीज अकॉर्डियन बुक्स जो थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से लिखी जाती थी। तो दिस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक थी, तो दिस वाज द टेक्निक व्हिच इवॉल्व्ड इन चाइना, और इस प्रिंटिंग टेक्निक से किताबें छपती थी। अब चाइना में क्या है ना कि चाइना में देयर वाज नीड फॉर द बुक्स, चाइना में किताबों की जरूरत थी, चाइना में किताबों की नीड थी। क्यों जरूरत थी, क्यों नीड थी, तो जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे सिविल सर्विस एग्जाम बढ़ता चला गया, तो अब एग्जाम हो रहा है, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए उन्हें किताबें चाहिए रहेंगी, तो यहां क्वेश्चन बनता है बाबू कि व्हाई देयर वाज इंक्रीज इन दी डिमांड ऑफ बुक्स इन चाइना। तो आप लिखेंगे प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल होता था सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, जहां पे स्कॉलर्स जो थे एग्जाम देते थे, तो एग्जाम देने के लिए पढ़ना होता था, पढ़ने के लिए किताबें छपती थी। दूसरा, ट्रेडर्स वगैरह जो थे, तो वो भी क्या है, किताबों का इस्तेमाल करने लगे थे, बुक्स का इस्तेमाल करने लगे थे टू कीप देयर रिकॉर्ड्स, ठीक है, ट्रेड रिकॉर्ड्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। फिर क्या है, जैसे चाइना में अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा था, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन के आता है, जैसे जैसे चाइना में अर्बन कल्चर स्टार्ट हो रहा था, अर्बन कल्चर मतलब शहर बन रहे थे, तो जो वाइफ्स ऑफ कोटिशियंस होती थी, पोएट्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उन लोगों की वाइफ वगैरह घर पे बैठ के पढ़ना और खुद लिखना पसंद करती थी, इस कारण से बुक्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी। तो ये चाइना में प्रिंटिंग डेवलप हुई, और चाइना में प्रिंटिंग डेवलप होने के बाद चाइना में बुक्स की डिमांड क्यों थी, वो वाला पार्ट आ गया, समझ में आया। अब चाइना में जो प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप हुई ना, तो फिर चाइना से कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज कहां पहुंच गए, जापान पहुंच गए। अब वो जब जापान पहुंचे, तो जापान में जाके उन्होंने क्या अपनी प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप करी, ठीक है। तो प्रिंट इन जापान वाला जो पार्ट है, अब ये समझना आप, प्रिंट इन जापान वाले पार्ट में क्या है, तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से जाके पहुंचे कहां, जापान, तो जापान में उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी। हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो उन्होंने चाइना में जाके हाथों से ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक चलती थी, चाइना से जाके जापान में वो टेक्निक लोगों को बता दी। वहां पे देखो आज क्या इंटरनेट है, तो वीडियो बना के आप इंडिया में अगर कोई जुगाड़ है तो उसका वीडियो बना के यूएसए पहुंचा दो। क्या कहता था यूएसए, तो यूएसए के कोई जुगाड़ है, अगर कोई टेक्निक है तो वो इंडिया में आ जाती है, सब कुछ ऐसा हो जाता। लेकिन पहले क्या है, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई वीडियो फाइल्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो लोग एक दूसरे तक अपनी बात कब पहुंचा पाएंगे, जब लोग एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे। तो वही चाइना से कुछ मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरी मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, वो लोग चाइना से जब कहां पहुंचे, ठीक है, जापान पहुंचे, तो जापान पहुंच के उन्होंने क्या किया, जापान में जाने के बाद उन्होंने ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक जापान में इंट्रोड्यूस कर दी। और जापान में जैसे अगर आप देखोगे तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस करी, तो उससे उन्होंने जो जापानीज ओल्डेस्ट बुक है नोन टू अस 868 एडी में जो किताब छपी थी, जिसका नाम था डायमंड सूत्रा, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये किताब की कॉपीज आज भी प्रिजर्व करके रखी है। तो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो है, ये रहा पेज फ्रॉम द डायमंड सूत्रा, इसकी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करी जापान में जाके, ठीक है। अब क्या है, प्रिंटिंग जो है तो अब सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रही थी,
प्रिंटिंग के माध्यम से लोग क्या करने लगे थे, जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी छपाई होने लगी थी। वही एक वुड ब्लॉक के ऊपर आपने कुछ अगर ड्राइंग भी बना ली तो उस ड्राइंग को आप क्या करोगे, इंक लगाओगे, इधर छापोगे, इंक लगाओगे, इधर छापोगे। तो इस टाइप से क्या होने लगा, धीरे धीरे प्रिंट जो है वो डाइवर्सिफाई हुआ। और जापान में प्रिंटिंग जाने के बाद में जापान में प्रिंटिंग ने एक नया फॉर्म इवॉल्व कर लिया अपने आप में। तो प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, जिसको कहा गया उक्यो आर्ट फॉर्म। उक्यो आर्ट फॉर्म क्या होता है, तो जब प्रिंटिंग टेक्निक जापान पहुंच गई ना, तो जापान में जाने के बाद में जापान में विजुअल मटेरियल्स को प्रिंट करने लगे। अभी तक लेटर्स वगैरह प्रिंट होते थे, तो वो लेटर्स वगैरह जो प्रिंट होते थे, तो अब लेटर्स से ऊपर उठ के क्या है, विजुअल मटेरियल, मतलब लोगों का चेहरा, ठीक है। जैसे विजुअल मटेरियल में आप देखोगे उक्यो आर्ट फॉर्म कितागावा उतामारो ने डेवलप किया था। कितागावा उतामारो जो है, तो ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्रिंटिंग विजुअल मटेरियल। मतलब जो रियल लाइफ में दिख रहा है ना आपको, जैसा भी मुझे रियल लाइफ में दिख रहा है कि संदीप भैया से एकदम ध्यान से पता नहीं क्या माउस की बटन दबा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उसी चीज को एक वुड ब्लॉक पे एनग्रेव करा और उसी चीज को मैंने प्रिंट में डाल दिया। तो प्लेइंग कार्ड्स पे, कपड़ों के ऊपर विजुअल मटेरियल जो है, जो रियल लाइफ वर्ल्ड है, उस चीज की पेंटिंग होने लगी। और इसी आर्ट फॉर्म को उक्यो कहा गया है। कितागावा उतामारो ने उक्यो आर्ट फॉर्म डेवलप किया, ठीक है। तो प्रिंट चाइना से जापान पहुंचा, जापान में उसने अपना फॉर्म जो है वो कह सकते हैं मॉडिफाई किया। उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखोगे तो कोरिया में भी, अब क्योंकि सब चाइना, जापान, कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तो सब पास पास में ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम, ठीक है। तो कोरिया में भी जैसे आप देखोगे तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक पहुंची। और त्रिपिताका कोरियाना, ठीक है, कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। तो वही, क्योंकि शुरुआत में प्रिंटिंग का इस्तेमाल रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, उन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता था। तो ये जो बुद्धिस्ट त्रिपिताका है, ठीक है, कोरियाना, त्रिपिताका कोरियाना जो है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, इनको भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक से प्रिंट किया गया कोरिया में, और ये अभी तक प्रिजर्व करके रखे हैं। दे वर एनग्रेव्ड ऑन अबाउट 80,000 वुडन ब्लॉक्स। 80,000 वुडन ब्लॉक्स थे, ठीक है, वुड ब्लॉक्स थे, इनके ऊपर वो एनग्रेव्ड जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं, उनको आज भी प्रिजर्व करके रखा है यूनेस्को ने, ठीक है। तो ये एक तरह से कल्चरल वो है ना, कह सकते हैं कल्चरल रिजर्व हो गया, ठीक है, एक संस्कृति संभाल के रखी है लंबे समय से। क्लियर हुआ? तो कोरिया में भी प्रिंटिंग टेक्निक पहुंची। तो इस तरह से आपको देखने को मिलना है कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो थी, या फिर फर्स्ट प्रिंटेड मटेरियल जो, वो कैसे डेवलप हुआ, कहां डेवलप हुआ, क्या डेवलप हुआ, ये सारा सब कुछ, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है? फाइन। उक्यो क्या है ना बेटा, आर्ट फॉर्म जो कि विजुअल मटेरियल्स के फॉर्म में देखा जा रहा है। मतलब उक्यो एक पेंट, मतलब जो रियल लाइफ इमेजेस है ना, जैसे मैंने विजुअलाइज करा कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो रियल लाइफ में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उन फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने दिमाग में, और मैंने वैसी ही एक पेंटिंग जो है उसको प्रिंट करना अगर शुरू कर दिया। जैसे अगर आप देखते हो तो आज क्या है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे कहीं कुछ अगर रियल लाइफ वर्ल्ड की पेंटिंग अगर होगी तो दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे रियल लाइफ वर्ल्ड की पेंटिंग क्या है, ये है, ठीक है। अब ये देख लो क्या है, तो ये इस पे आपको देखने को मिला स्माइली है, तो ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, स्माइली है, तो स्माइली को क्या कर दिया उन्होंने, मग्गे के ऊपर छाप दिया। तो ये क्या है, ये एक तरह से कह सकते हो दिस इज अ टाइप ऑफ उक्यो। उक्यो बेसिकली, ये उक्यो नहीं है, ये तो बहुत अलग फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग होगी। लेकिन जब आप रियल लाइफ की कुछ चीजें जो है उनको प्रिंट करना शुरू कर देते हो, जैसे 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 उदाहरण के तौर पे क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे रियल लाइफ की पेंटिंग को कुछ तो मिल जाए, हाँ 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 हाँ, ये देखो, तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि ये एक रैली निकल रही है, उस रैली निकलने वाली एक ये रियल में हो रही चीज, इसको लेकिन एक किताब के ऊपर छाप दिया गया। तो रियल लाइफ वर्ल्ड में जो चीजें आप देख सकते हो, जब उसी को आप प्रिंट करने लगते हो तो वो उक्यो होता है। समझे? समझे? क्लियर हुआ? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा
जो जापान में प्रिंटिंग टेक्निक आने के बाद में जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंट की गई थी वो है। क्लियर हुआ? विजुअल फॉर्म ऑफ पेंटिंग, यस, ठीक है। चलो अब अगर हम आगे बढ़े तो ये चाइना, जापान, कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, इसके आगे प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप कैसे पहुंची? वैलिड क्वेश्चन, लेजिटिमेट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप कैसे पहुंची? तो अब अगर इस प्रिंटिंग टेक्निक को हम देखें कि प्रिंट कम्स टू यूरोप वाला केस अगर हम पढ़े तो प्रिंट कम्स टू यूरोप में क्या बताया गया है? प्रिंट कम्स टू यूरोप की अगर जैसे हम बात देखें तो एक सिल्क रूट था जो अपन ने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है, जिसके थ्रू क्या होता था, ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे और बहुत सारा मटेरियल जो है, सामान जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, है ना। तो प्रिंट कम्स टू यूरोप में अपन उसी को पढ़ेंगे कि जो ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ठीक है, तो ये सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल करते थे। अब इसी सिल्क रूट के थ्रू एक यूरोपियन एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो भी ट्रेड करने जाते होंगे। तो अब ये सिल्क रूट के थ्रू जब सामान ट्रेड होता था तो सामान के ट्रेड होते होते क्या है कि पेपर भी ट्रेड हो गया। जैसे ऐसी चीज होती ना, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लो आज से 100 साल पहले मोबाइल जैसी कोई चीज आ जाती तो लोग सोचते ये पता नहीं क्या चीज है, उसको इधर उधर पलट के देखते कि ये क्या है, इससे क्या होता है, इससे घर बनाते समय प्लास्टर करते हैं क्या इससे, ठीक है, क्योंकि वो उस समय और उस कंटेक्स्ट के हिसाब से लोगों को उस चीज का नॉलेज नहीं था 100 साल पहले अगर बात करें। आज क्योंकि मोबाइल चारों तरफ है तो आज हमको पता है क्या है, मोबाइल ऐसे बात करते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम रील चलाते हैं, ठीक है, ऐसे वीडियो कॉल करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे वही पूछूं क्या कि अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें पेपर की, तो क्योंकि प्रिंटिंग टेक्निक चाइना, जापान, कोरिया यहीं तक लिमिटेड थी, लोगों को यहीं तक आइडिया था, लेकिन अब ये प्रिंटिंग किस पे कर रहे थे? पेपर बनाया था इन्होंने, पेपर के ऊपर प्रिंटिंग चल रही थी। तो लेकिन ये पेपर जो है तो ये कहां पहुंच गया? पेपर पहुंच गया चाइना, ओ सॉरी चाइना से यूरोप पहुंच गया सिल्क रूट के थ्रू। तो सिल्क रूट के थ्रू क्या है, चाइनीज पेपर जो है तो दिस चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप। तो यूरोपियंस ने सोचा ये क्या चीज है यार भाई, आग जला ले, हाथ ताप ले, क्या कर ले इसका। फिर पेपर उन तक पहुंच गया तो उन्होंने पेपर पे फिर समझा होगा कि अच्छा ये वो चीज है जिस पे लिखा जाता है, इस पे लिख लेते हैं। क्योंकि पहले लिखने के लिए क्या होता था, पहले लिखने के लिए या तो लीफ पे लिखा जाता था, जैसे इंडिया में क्या है कि पत्तों पे लिखा जा रहा है, या फिर क्या होता था जो वेलम होता था, चमड़े होते हैं ना जानवरों की चमड़ियां, उनके ऊपर लिखा जाता था। तो पहले लिखा जाता था अलग अलग तरह की इन चीजों पे। लेकिन जब पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो पेपर पहले तो लोगों के लिए सरप्राइज था कि ये क्या चीज आ गई। तो फिर पेपर के इंट्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, 1295 में एक इटालियन एक्सप्लोरर थे मार्को पोलो, ठीक है। तो मार्को पोलो भी इसी सिल्क रूट के थ्रू चाइना गए और उन्होंने देखा चाइना में क्या छपाई चल रही है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में उनको आइडिया लगा, मतलब देख के अचंभित हो गया, अरे चाइनीज लोग तो बड़े जुगाड़ू निकल गए। तो मार्को पोलो ने क्या किया, ही ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू यूरोप। मार्को पोलो ने वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, देखो क्या होता है ना, आप इंसान से पैसा छुड़ा लोगे, आप इंसान से उसके जेवर छुड़ा लोगे, उसके कपड़े छुड़ा लोगे, सब कुछ छुड़ा सकते हो इंसान से, लेकिन आप इंसान से उसकी स्किल्स, उसका ज्ञान नहीं छुड़ा सकते हो, है ना। उसके अंदर जो ज्ञान है, आप वो ज्ञान कभी भी उस इंसान से छुड़ा नहीं सकते हो। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो मार्को पोलो ने क्या किया, वो ज्ञान ले लिया कि अरे अच्छा ऐसे प्रिंटिंग होती है। जब मार्को पोलो चाइना से वापस अपने देश पहुंचा तो वापस अपने देश जाकर मार्को पोलो ने क्या किया, वापस अपने देश जाके उसने क्या किया, मार्को पोलो ने वापस अपने देश जाके वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप के लोगों को बताई। तो इटली से और भी जगह लोगों को पता चल गया कि अच्छा ऐसे किताबें छप सकती है, पेपर के ऊपर आप छपाई कर सकते हो, ठीक है। तो द आइडिया स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड दिस इज हाउ प्रिंटिंग टेक्निक या फिर द नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग वेंट टू यूरोप। समझ में आया कि हाउ प्रिंटिंग टेक्निक ट्रेवल टू यूरोप। फिर गुटका बाद चाचा कब आएंगे सर? अबे गुटका बाद चाचा मारूंगा, चाटा घुमा गया वो गुटका, सॉरी गुटनबर्ग के चलते ही तुम आज पढ़ पा रहे हो, गुटका बाद चाचा बोल रहे हो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो क्या है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ ना कि कैसे मैंने तुम्हें प्रिंट का जो बताया ना, एक हिस्सा चैप्टर का कि कैसे प्रिंट ट्रैवल करा चाइना से जापान, कोरिया, यूरोप, सारा।
अब जब प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप पहुंच गई तो इसके पहले भी वहां किताबें तो छपती थी। जब मार्को पोलो ने नॉलेज नहीं दिया उसके पहले भी किताबें तो छपती थी। कैसे छपती? तो मैंने बताया कि पहले जब पेपर नहीं था, लोगों को प्रिंटिंग टेक्निक का नॉलेज नहीं था, तो लोग क्या वेलम वगैरह पे किताबें छपवाते थे। वेलम क्या है? तो जो स्किन ऑफ द एनिमल, ठीक है, महंगा होता था। तो अमीर लोग ये चीप किताबों को क्या मानते थे? सस्ता मानते थे, वल्गर मानते थे कि अरे सस्ती किताबें कौन। वो अमीर लोग अपने लिए जो किताबें बनवाते थे तो वो वेलम के ऊपर बनवाते थे, लेदर जैसे कपड़े के ऊपर बनवाते थे, ठीक है, उनके ऊपर लिखवाते थे। फाइन, लेकिन हर व्यक्ति अमीर नहीं होता है, तो गरीब व्यक्ति जो थे, गरीब व्यक्ति किताबों के आने से बड़े खुश थे, ठीक है। तो एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स ऑल ओवर द यूरोप बिगेन टू एक्सपोर्ट बुक्स टू मेनी कंट्रीज। तो अब जैसे जैसे क्या है कि किताबें छपना शुरू हुई यूरोप में और किताबों की डिमांड अलग अलग जगह दुनिया में बन रही थी, तो बुक सेलर्स जो थे, बुक सेलर्स किताबें छापते और वर्ल्ड के अलग अलग जगह किताबें, यूरोप में अलग अलग जगह किताबें पहुंचाना शुरू कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या है कि उसके बावजूद भी जो डिमांड थी ना किताब की, वो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। पहले तो क्या काम चलता था? पहले हाथ से लिखा जाता था किताबों को, जैसे मैंने बताया ना कि इनिशियली जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, दे यूज्ड टू हैव हैंड रिटन बुक्स। प्रिंटेड बुक्स को वो सस्ता मानते थे, हैंड रिटन बुक्स होती थी और हैंड रिटन बुक्स भी वेलम के ऊपर लिखी जाती थी। और जो किताबें हाथ से लिखी जाती है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ध्यान रखना, हैंड रिटन बुक्स, जो हाथ से किताबें लिखी जा रही है, उन हैंड रिटन बुक्स को क्या कहा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था, ठीक है। तो एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स ऑल ओवर द यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी कंट्रीज, ठीक है। वो जो बुक सेलर्स थे, तो उन बुक सेलर्स ने किताबें बेचना तो शुरू कर दिए, और लेकिन अमीर लोग जो थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को प्रेफर करते थे, जो हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी। लेकिन ये हाथ से लिखी हुई किताबों के अपने चैलेंजेस थे। एक तो क्या है, समय बहुत, और लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्राइब्स। स्क्राइब्स जो होते ना, स्क्राइब्स लोग मतलब कौन? जो लिखने का काम करते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का काम जो था, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी जाती थी और वो स्क्राइब्स के द्वारा लिखी जाती थी। तो बहुत सारे बुक सेलर्स जब किताबें नहीं छप रही थी उसके पहले अपने पास में बहुत सारे स्क्राइब्स को रखते थे और बोलते थे तुम किताबें हाथ से लिखो और अपन फिर इनको बेचेंगे। लेकिन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाने की दिक्कतें थी, लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्वेश्चन आता है कि हाथ से बनवाओगे, एक्सपेंसिव होगी, बहुत लेबोरियस काम होता था, टाइम कंज्यूमिंग की लेबर लग रही है, एक एक हाथ से लिखे जा रहे, बहुत समय लगता था उसको लिखने में, बनाने में। फ्रेजाइल, और मैन्युस्क्रिप्ट बहुत कच्ची पक्की होती थी, कभी भी कहीं भी लाने ले जाने में क्या है कि वो फट जाएगी, टूट जाएगी, उस टाइप से। ऑकवर्ड टू हैंडल, मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है ना, बड़ा ऑकवर्ड होता था। दे वर वेरी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि उनको कैरी करना बड़ा डिफिकल्ट है। आप कैसे कैरी करोगे? तो दे वर ऑकवर्ड टू हैंडल, रिमेन्ड लिमिटेड, और बहुत कम ही मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ठीक है। रिमेन्ड लिमिटेड मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक किताब लिखने में बहुत समय लगेगा। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स की कुछ लिमिटेशन है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जैसे प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप आ गई है, किताबें छपेंगी, लेकिन किताबें छपने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स का कल्चर था, और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी बहुत अपनी अपनी लिमिटेशंस के साथ आती थी कि एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेबोरियस होती है, फ्रेजाइल होती है कि आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते हो, टूट जाएगी, फट जाएगी, उस टाइप से, ठीक है। ऑकवर्ड टू हैंडल, शेप साइज जैसा उल्टा सीधा होता था। फाइन, इसीलिए नीड थी कि प्रिंटिंग पे फोकस किया जाए। फाइन, इसीलिए नीड थी कि प्रिंटिंग पे फोकस किया जाए, और प्रिंटिंग भी ऐसी टेक्निक लाई जाए कोई जो कि क्या हो, क्विक हो, जो कि चीप हो, फटाफट किताबें बन सके, जल्दी जल्दी किताबें बन सके। और उसी नीड के चलते आपको क्या देखने को मिलता है? उसी नीड के चलते डेवलपमेंट होता है किस चीज का? गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का, गुटनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। उसी नीड के चलते डेवलपमेंट होता है गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का। समझ में आया? एक यार सुनो, भुवन फोन लगाओ, एक हर्ष नाम का बच्चा है, उसका आईडी भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। हर्ष 2, रुक जा बेटा, अभी रुक जा, तेरी फील्डिंग सेट करता हूं। हर्ष 82, ठीक है, 95564, 82955564। हाँ हाँ, बोल, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, करो ब्लॉग इसको पहले, सबसे पहले। आज तुझे अभी भाभी जी से मिलवाता हूँ, लाओ। हाँ मुझे तो, हेलो, क्या बोलते हैं भुवन, एक बच्चा है, इसका नाम है हर्ष 82955564, ये उसके आईडी नंबर है। पकड़ो जरा इसको, जहां मिल जाओ वहीं पकड़ के ब्लॉक कर देना। 2 दिन हो गए मैं देख रहा हूँ क्लास में स्पैम कर जा रहा है। हर्ष HARSH,
भैया जी भाभी जी से मिलवा दो प्लीज, आज इसको भाभी जी से मिलवाया मैंने, रुक जा। दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुरंत स्पैम वो कर दो, स्पैम करता है बहुत ज्यादा क्लास में, है ना। आईडी नंबर भी दिख रहा है मुझे उससे पोर्टल पे, तो आईडी नंबर यही है इसका 82955564, कर दो ब्लॉक 5564, ठीक है। फील्डिंग सेटअप तेरी, रुक जा बेटा। चलो फ्लो तोड़वाते हो यार तुम क्लास का। तो समझ में आ रहा है ना, देखो लिमिटेशन समझ में आई हमें। अब लेकिन क्या होता है ना कि कमी थी पर लोगों को किताब चाहिए थी। तो एक स्टेटमेंट है मेरा, मतलब मेरा नहीं है, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या, कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको जरूरत होती है ना किसी चीज की, तो आप आविष्कार कर ही दोगे। जैसे जब आदमी को प्यास लगेगी तो कुआं खोदना सीख ही जाएगा अपने आप, कि कुआं खोद के पानी निकाल लूंगा, है ना। तो नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और वही चीज यहां पे हुई कि जब पीपल फेल्ट दिस, कि अब हमें और क्विक और चीप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, बुक प्रोडक्शन क्विक और चीप तरीके से करना होगा। तो गुटनबर्ग ने क्या करा, गुटनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर दिया। अब ये गुटकाबाज चाचा जो है हमारे, जो तुम लोग लिख रहे हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाँ, मैं तो गुटनबर्ग अंकल नमस्ते, आप हो तो ही तो हम पढ़ पा रहे हैं, किताबें देख पा रहे हैं, नहीं तो इन बच्चों का क्या है, ये बच्चे तो वैसे भी भागते हैं एग्जाम से, डरते हैं, इसी कारण से आपको ऐसा गुटका चाचा बोलते हैं। तो गुटनबर्ग ने क्या किया, गुटनबर्ग की कहानी समझो पहले। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो गुटनबर्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु डेवलप्ड द प्रिंटिंग प्रेस, जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। तो आज जो आप मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हो, ये ओवर द टाइम इवॉल्व हो गई है। लेकिन जो पहले हाथ से हैंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक जो चलती थी ना, तो उस हाथ से छापने वाली कला को रिप्लेस करके मैकेनाइज करना चीजें, कि मशीन से चल पाए, मशीन से प्रिंटिंग हो पाए, उस मशीन से प्रिंटिंग का आइडिया जो है वो गुटनबर्ग चचा ने, ठीक है, तो जोहान गुटनबर्ग ने डेवलप किया था वो प्रिंटिंग टेक्निक। तो अब जोहान गुटनबर्ग का देखो कंटेक्स्ट समझना, आदमी जो होता है ना, आदमी अपने परिवेश से बहुत कुछ सीख के आता है, मतलब जिस बैकग्राउंड से आप आते हो उस बैकग्राउंड का नॉलेज आप जरूर इंप्लीमेंट करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो गुटनबर्ग वाज द सन ऑफ फार्मर, ठीक है, जो कि ही ग्रू अप ऑन द लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े खेतों को देखते हुए, ऑलिव प्रेस वगैरह चलती थी जहां ऑलिव को प्रेस करके उसका तेल निकाल दिया जाता था, ठीक है, वो सब देखते हुए बड़े हुए ये। तो और बड़े होने के बाद में इन्होंने क्या किया, ही वाज अ मास्टर गोल्डस्मिथ, तो ट्रिंकेट्स वगैरह, छोटे छोटे ज्वेलरी वगैरह बनाना, गोल्डस्मिथ का काम ही होता है ना, बारीकी से नक्काशी से काम करना। सुनार का काम क्या रहता है, बारीक बारीक काम रहता है, ठीक है। तो ही वाज अ गोल्डस्मिथ। तो अब उनने क्या देखा, अपने पापा के खेतों पे देखा था कि ऐसी प्रेसिंग करके तेल निकाला जाता है, ऐसी प्रेसिंग मशीनें चलती है जिसमें स्क्रू है और हैंडल है, ये सारा सब कुछ, और वो खुद अपने आप में क्या थे, एक सुनार थे। तो उन्होंने क्या करा ना, ही डेवलप द मोल्ड्स ऑफ लेटर्स, मतलब ए बी सी डी के ऐसे लेटर बना लिए, छोटे छोटे लोहे के, मेटल के एबीसीडी बना ली। अब एबीसीडी एफ जी पूरी एबीसीडी बना ली, और उसने डी आई जी आर ए जे दिगराज को ऐसा मिला लिया। और मिलाने के बाद में अगर वो उन्होंने फिर देखा, जो ऑलिव प्रेस थी वैसी प्रेस एक तरह के हैंडल से चलती थी, जैसे आप ये देखोगे ना यहाँ, तो जैसे ओ भाई, तो जैसे आप देखोगे तो ऑलिव प्रेस पे उन्होंने क्या देखा कि ऐसी मशीन्स होती थी, ये मशीन नीचे जाएगी तो यहाँ जो भी रखा रहेगा उसको प्रेस कर देंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ही क्रिएटेड अ प्लेटन, ठीक है, ही क्रिएटेड अ प्लेटन। प्लेटन मतलब क्या है, कि ये मशीन के नीचे वाला जो मांझा, ये मशीन के नीचे वाला जो हिस्सा, इसको प्लेटन कहा जाता है। तो एक ऐसा 1 बाय 1 का मान लो अगर आपने एक फ्रेम डेवलप किया, और जो मैंने बताया ना कि आपने लेटर्स बना लिए बहुत सारे, डी आई ए बी सी डी एफ एच, ये लेटर बना लिए, तो आपने उठा के डी को, आई को, जी को, आर को, ए को, जे को अगर ऐसे जमा दिया, और इसमें जमाने के बाद में यहाँ इस पे नीचे इंक लगा दी, और ये प्लेटन को जब आप, ये पेपर रखा और ये यहाँ पे पेपर है, हाँ, तो पेपर के ऊपर जब रखोगे तो छपाई हो जाएगी, प्रिंटिंग, मानते हो। तो जब आप ये प्लेटन को ऐसे पेपर के ऊपर रखोगे तो प्रिंटिंग हो जाएगी, छपाई हो जाएगी। तो इस तरह से ही क्रिएटेड दी जुगाड़ तुगाड़ा से ही क्रिएटेड दी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ही क्रिएटेड दी फर्स्ट मैकेनाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, जो एक पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने इस तरह से डेवलप करी। समझ में आया, एक पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने डेवलप करी। ठीक है,
समझ में आया? तो पहली एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने इस तरह से डेवलप करी। तो जोहान गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन द ईयर 1448। और ये प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करने से हुआ क्या, जो पेस ऑफ प्रोडक्शन था ना, जिस स्पीड से किताबें छपना थी, वो स्पीड तेज हो गई। ठीक है, जैसे एक साल में 300 किताब छापी, अरे सर क्या तेज है, लेकिन बाय द स्टैंडर्ड ऑफ दैट टाइम, उस समय के हिसाब से बहुत तेज था। और जो किताबें छापी उन्होंने, तो वो किताबें कौन सी छापी? सबसे पहले जो किताब छापी वो बाइबल छापी। अब बाइबल क्यों छापी? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत में ना आदमी हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के देखता है। तो 15th सेंचुरी में जैसे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई और उस समय पर उन्होंने फर्स्ट बुक जो छापी वो बाइबल छापी। और बाइबल जो छापी थी ना, प्रिंटिंग जो करी थी बाइबल की, वो भी बहुत कुछ हाथ हैंड रिटन बाइबल्स के सिमिलर थी, क्योंकि उनमें जगह छोड़ दी थी इलस्ट्रेशन के लिए, डिजाइन के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जगह छोड़ दी थी, जिसको प्रिंटिंग के बाद में स्क्राइब ने हाथ से भी सजा दिया, ताकि सबकी पहले क्या, देखो क्या होता है ना, हमारे दादा दादी को देखना, उनको अपनी चीज जो है ना, अपनी चीजों में यूनिकनेस चाहिए रहती है। कैसे? तो उनके आप देखोगे, अगर उनके चप्पल है तो उनके चप्पल में वो एक मार्क बना लेंगे कुछ भी, एक या फिर ऑयल पेंट का एक टिपकी लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा है कि हाँ, हमारी चीज हमारे पहचान में आ जाना चाहिए। देखते से अगर कोई दो सेम चप्पल भी पहन के आ जाए तो हमें पता चला हमारी चप्पल कौन सी है, तो उसमें मार्क बना लेंगे, कट बना लेंगे, या फिर कोई टिपकी लगा लेंगे कि जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले। तो पहले के लोगों को है ना, अपने प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस बहुत पसंद आती थी। तो जोहान गुटेनबर्ग ने जो बाइबल्स प्रिंट करी, तो उन बाइबल में जैसे अगर आप देखोगे तो उन बाइबल में अब आपको यूनिकनेस लाना होगी। कैसे लाओगे यूनिकनेस? तो उन बाइबल्स में यूनिकनेस लाने के लिए उसने कुछ कुछ जगह खाली छोड़ी, तो जो बॉर्डर्स वगैरह थी वो हाथ से डिजाइन की गई, कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देना थे तो वो उन्होंने हाथ से बनाए, ताकि क्या हो कि सबकी बाइबल यूनिक भी लगे। लेकिन फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो थी उन्होंने जो प्रिंट करी एक लॉट, वो था बाइबल का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब इसी बात पे सवाल का जवाब दो। तो प्रिंट यूरोप पहुंच गया है। अब 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th 19th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ प्रिंट में यूरोप में, वो देखेंगे। तो रीड दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिकजी ऑफ कोरिया केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स द मेन बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो जो त्रिपिटिका है, ठीक है, जिकजी है, तो ये सब क्या है ना, ये इनिशियल प्रिंटेड बुक्स थे। कहां के? कोरिया, उसके ये इनिशियल प्रिंटेड बुक्स थे अपने जापान, कोरिया, इन रीजन्स के। तो इट्स सेकंड वॉल्यूम इज अवेलेबल इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2001। क्या लगता है आपको कि इसमें क्या 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 स्टेटमेंट्स सही है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। पोल क्यों नहीं चल रहा भाई? जिकजी जो है, ब्लू बॉक्स में दिए डिटेल आपको। बताइए। बताओ बताओ बताओ। 3 2 9 7 8 3 2 1। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है। ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग प्रिंटिंग बुक्स है इन द वर्ल्ड। इट कंटेन बिलीफ्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। नहीं, कोरिया वगैरह में क्रिश्चियनिटी कहां थी उस समय? ठीक है, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को इसने कैरी किया है। समझे? मात्र 41% बच्चों ने सही आंसर दिया। यार क्या गुंडा बनोगे तुम लोग एग्जाम सिर पे और ऐसी गुंडागर्दी करते हो। सी होगा। उत्कर्ष रावत, वेरी गुड बेटा, सी है इसका राइट आंसर। देख देख देख, एक बच्चा बोल रहा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सर मुझे तो पोल ही नहीं आया, तो मैं तो गलत आंसर दे दिया। आप हटते नहीं तो क्वेश्चन ही दिखता है। ठीक है, चलो यहाँ पे जिगजी वाला वो नहीं लगाया, ऐसे ही एक ब्लू त्रिपिटिका कोरियाना का तो लगाया। इसी पेज में यहाँ पे बुक में ऊपर है ना, एक जिगजी का भी है, तो देखना ये। ठीक है, चलो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ जिगजी। अब देखो क्या है, अब मैं तुम्हें चैप्टर का एक पैटर्न बता रहा हूं। हाँ, अपन ने चैप्टर का एक पार्ट देख लिया। हैक बता रहा हूं, हैक
एक पार्ट तो देख लिया ट्रैवल वाला कि प्रिंट कैसे ट्रैवल करा। अब यूरोप में अगर प्रिंट को समझें कि यूरोप में प्रिंट, यूरोप क्रॉसओवर प्रिंट, यूरोप में प्रिंट की क्या कहानी रही है, तो 15th सेंचुरी में जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर लिए। नाम सुनेगा क्रिस वाला वैसे ही कुछ है जैसा अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा था ना। तो 15th सेंचुरी में क्या है 15 ठीक है, तो 15th सेंचुरी में जैसे अगर अपन देखें तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना क्या कि 1448 में प्रिंटिंग जो फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटेनबर्ग ने डेवलप कर दी थी, तो मतलब ये 15th सेंचुरी है। ठीक है, 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई। फिर 15th सेंचुरी के बाद में क्या होता है, 16th सेंचुरी में आपको प्रिंट रेवोल्यूशन की कहानी पूरी देखने को मिलेगी और उसका क्या इंपैक्ट रहा। ठीक है, 17th सेंचुरी में आप जैसे देखोगे तो आगे कुछ होगा, वैसे 18th सेंचुरी में कुछ होगा। ठीक है, और वैसे 19th सेंचुरी में कुछ होगा। तो ये पूरे यूरोप में हर एक 100 साल के शताब्दी में, 10 साल का दशक होता है, 100 साल की शताब्दी होती है। ठीक है, तो 10 साल का दशक, 100 साल की शताब्दी। तो जैसे ये 1500 से 1600 इन 100 सालों के बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ प्रिंट में यूरोप में, तो दी प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट को समझते हैं। अब जब हुआ क्या कि ये जो शिफ्ट हुआ ना कि अभी तक किताबें हाथ से छप रही थी, अब क्या है मैकेनाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस आ गई है। तो दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू दी प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू दी मैकेनिकल प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग से जो मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ ये जो शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, दिस शिफ्ट लेड टू दी प्रिंट रेवोल्यूशन। इसी बदलाव को प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया, इसी बदलाव को प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया। समझ में आया? ये जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू दी मैकेनिकल प्रिंटिंग, दिस लेड टू दी प्रिंट रेवोल्यूशन, इसी चीज को प्रिंट रेवोल्यूशन कहा। क्लियर है? आपके दिए हुए क्वेश्चन काफी होंगे क्या? हाँ, मतलब एक बोलते हैं ना जो बेसिक कवरेज ऑफ चैप्टर, अगर मैंने जितने क्वेश्चन दिए उतने तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो यू हैव कंप्लीटेड मोर देन सफिशिएंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आज तिलवा है यूपी में, सो हैप्पी तिलवा। तिलवा क्या होता है दोस्त? कुछ वो वैसा होता है क्या, मकर संक्रांति जैसा तिल विल खाने वाला सिस्टम? शताब्दी तो ट्रेन चलती है सर। ठीक है, आप जो क्वेश्चन होमवर्क में देते हो आज एग्जाम में आए थे, आई होप बोर्ड में भी आ जाए, इसलिए तो देते बेटा, आएंगे, चिंता ना करो तुमने अगर सारे अच्छे से पढ़ के गए हो तो वो मैं वही कह रहा हूं। देखो सवाल बहरूपिया होता है, एटमैक्स क्या होगा ना कि क्वेश्चन पूछे जाने की स्ट्रक्चरिंग वगैरह वो ये जो हो थोड़ी चेंज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाने की जो स्ट्रक्चरिंग वगैरह है थोड़ी वो चेंज कर लेना। बाकी क्वेश्चन जो है तो मोर और लेस क्या होगा, क्वेश्चन वैसे आएगा, सवाल बहरूपिया होता है ना क्योंकि। ठीक है, चैट मुझे तुम्हारी सबकी दिख रही है। चलो ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट में क्या हुआ, जो अभी तक हाथ से किताबें अच्छे से फ्लो पकड़ रहा है। 16th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ, जो अभी तक हाथ से किताबें छपती थी, अब वही किताबें कैसे छपने लगी, जो हाथ से किताबें छपती थी तो वो अब मैकेनिकल तरीके से छपने लगी। ठीक है, मैकेनिकल प्रिंटिंग शुरू हो गई। दिस लेड टू दी प्रिंट रेवोल्यूशन। इस चीज से क्या हुआ, इस चीज से आपको देखने को मिलता है कि एक प्रिंटिंग रेवोल्यूशन एक तरह से शुरू हुआ ऑन अ लार्ज स्केल, जहां पे अब किताबें कैसे छपने लगी है, मशीन से छपने लगी है। ठीक है, दिस लेड टू दी प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। अब इस प्रिंटिंग रेवोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ कि अभी तक जो लोग किताब नहीं खरीद सकते थे, क्यों, क्योंकि किताबें महंगी होती थी, लेकिन अब जब मैकेनिकल प्रिंटिंग हो रही तो किताबें फटाफट छप रही है, सस्ती छप रही है। तो जो लोग किताबें नहीं खरीद सकते थे, जो लोग किताबें सिर्फ सुनते आ रहे थे मतलब क्या है कि वो उनको पढ़ते भी नहीं आता था, लिटरेसी रेट कम थे। ठीक है, क्योंकि किताबें नहीं होती थी, तो कोई एक व्यक्ति पढ़ के सुना देता था, बाकी सारे सुन लेते थे। ठीक, किताबें किसी मतलब कुछ ही लोगों के पास किताबें होती थी। जैसे पहले ऐसा होता था, पहले क्या होता था, पूरे गांव में एक ही टेलीफोन होता था, पूरे गांव में एक ही टीवी होती थी, एक दो टीवी होती थी बस। लेकिन फिर क्या हो गया, जब कैपिटलाइजेशन बढ़ा, ठीक है, और कैपिटलिज्म के चलते आपको क्या देखने को मिला कि गांव गांव तक मोबाइल पहुंच गए, गांव गांव तक टीवी पहुंच गए, तो चीजें बदल गई।
वही चीज यहां पे भी देखने को मिलता है। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट ये हुआ कि एज देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग, और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई है। ठीक है, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। जो ओरल कल्चर था, जो पहले सिर्फ सुना जाता था और बोला जाता था, एंटर्ड इनटू प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ट्रांसमिटेड ओरली। तो अब जो पहले श्रुति और कृति का कंसेप्ट चलता था, इंडिया में चलता था और मोर और लेस यूरोप में भी वही था। श्रुति और कृति मतलब क्या है कि मैंने सुन लिया और मैंने किसी को सुना दिया, उसने सुन लिया उसने किसी को सुना दिया। कोई रिटन एविडेंसेस नहीं होते थे। नॉलेज जो है पर्सन टू पर्सन ओरली ट्रांसमिट होती थी। ठीक है, बोल के गा के बताया जाता था, सुनाया जाता था, नॉलेज ऐसे पास ऑन होती थी। ठीक है, तो ये कल्चर था, ये कल्चर था। अब लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है, अब स्लोली ग्रेजुअली चीजें कैसे बदल गई कि अब जो भी सुना जा रहा था उसको रिकॉर्ड किया जा सकता था, क्योंकि प्रिंटिंग ने किताबों की बनने की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, प्रिंटिंग ने किताबों के बनने के कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया था। 10 आपको क्या देखने को मिलता है, कंक्लूजन देखने को मिलता है कि देयर वाज अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्जिंग। लोग जो है जिनके पास में जैसे कह सकते हैं जिनको पढ़ते नहीं आता था वो भी किताबें खरीद लेते थे। और जो पब्लिक प्लेसेस होती थी जैसे ट्रैवेन्स वगैरह, पब वगैरह, तो लोग वहां पे शाम में बैठ के क्या, जैसे आज गाने सुनते डांस करते, तो बोलते थे यार किताब सुनाओ चलो चेयर्स। तो लोग ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे गैदर होते तो किताबें पढ़ के सुनाई जाती थी। तो एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही थी, जहां पे जो लाइन थी ना बिटवीन हियरिंग पब्लिक, मतलब रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक, वो लाइन धीरे धीरे क्या होते जा रही थी, ब्लर होते जा रही थी। क्योंकि जो अब जिनको पढ़ते नहीं आता था वो भी किताबें खरीद रहे थे और उनको कोई पढ़ के सुना दे रहा था। तो इस टाइप से एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही थी। रीडिंग और हियरिंग पब्लिक के बीच में जो गैप था वो कम होता जा रहा था। ठीक है, तो ये हुआ 16वीं सेंचुरी में प्रिंट रेवोल्यूशन के आने से। प्रिंट रेवोल्यूशन के आने से एक दूसरी और बड़ी चीज हुई, वो क्या हुई है कि देयर वाज डिबेट्स अराउंड रिलीजन एंड देयर वर फियर्स एसोसिएटेड विद द प्रिंट। इस टॉपिक में क्या बताया गया है, तो बेसिकली मैं देखो आपको डॉट्स कनेक्ट करवा रहा हूं, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जब प्रिंटेड किताबें आना शुरू हुई ना मार्केट में, तो कुछ लोगों को डर लगा। कौन थे वो लोग, जो लोग एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज थे, जैसे चर्च के लोग, राजा वगैरह, इन लोगों को डर लगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया में क्या है ना, हर नेता को डर लगता है कि कभी भी उनके बारे में कुछ भी अगर वो गलत काम करेंगे तो सोशल मीडिया पे किसी ने मुद्दा बनाया, उठाया, तो वो फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। तो वही चीज है कि देयर वर एंजाइटी एंड क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड विद द प्रिंट, खास करके उन लोगों में जो अथॉरिटी थी, जो एस्टैब्लिश्ड लोग थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अब ये प्रिंट के आने से कोई भी कुछ भी प्रिंट कर सकता है, हमारे अगेंस्ट कुछ बोल सकता है, चर्च की अथॉरिटी कम हो सकती है, जो रूलर्स वगैरह है उनको क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो इट वाज फियर्ड दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड, देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड। उनको लगता था कि अगर जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, छापा जा रहा है, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इररिलीजियस थॉट्स स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो रेबेलियस थॉट्स जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब लोग रिवॉल्ट कर देंगे राजा के अगेंस्ट में, दिक्कत हो जाएगी। और इसी के चलते मतलब ये टॉपिक जो दिखा ना, फियर ऑफ प्रिंट, तो दिस वाज द फियर एसोसिएटेड विद द प्रिंट अमंग द पीपल। लोगों को ये डर था कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटीज को डर था कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, और यही हुआ भी। जैसे कुछ भी कर सकते तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप देखते कि इसी पावर के चलते प्रिंट ने क्या किया, डिबेट करने का मौका दिया ऑन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। और उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर वाज अ रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, रिफॉर्मरिस्ट मतलब क्या है कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर रिफॉर्म लाए, बदलाव लाए। तो पहले क्रिश्चियनिटी चलती थी, कैथोलिक चर्च चलता था, कैथोलिक चर्च के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो बदलना चाहिए थी। तो मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई, मार्टिन लूथर ने अपनी खुद की थीसिस लिखी। थीसिस मतलब कि आपकी क्या समझ है, तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से कुछ चीजें लिखी, और अपनी समझ के हिसाब से कुछ चीजें लिखने के बाद उनको प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवा के चर्च के गेट पे लगा दिया। और जब उन्होंने मार्टिन लूथर की जो थीसिस थी, मार्टिन लूथर की जिन्हें टेस्टिमेंट्स कहा गया, ठीक है, तो मार्टिन लूथर की वो जो प्रिंटेड कॉपीज थी वो बहुत ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट हुई, उनकी कॉपी सोल्ड आउट हो जा रही थी। और मार्टिन लूथर ने लोगों को एक अलग तरीका दिया सोचने का, और जब मार्टिन लूथर ने लोगों को तरीका दिया सोचने का, तो उसी के नाम पे आप क्या देखते हो, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चालू हुआ। मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अलग सेक्ट निकल के आ गया, एक अलग पंथ निकल के आ गया, जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स बोलने लगे। तो ऐसे रिलीजियस डिबेट भी प्रिंट की मदद से हुई। ठीक है, तो प्रिंट ट्रिगर्ड द रिलीजियस डिबेट, देयर वर फियर एसोसिएटेड विद द प्रिंट अमंग द पीपल। ठीक है, प्रिंट एंड डिसेंट वाला जो टॉपिक है तो उसमें बताया गया कि कैसे प्रिंट के आने से आम आदमी भी अपना डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट,
अगर मान लो मैं किसी चीज से खुश नहीं हूं, नाखुश हूं, अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं करती है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसके अगेंस्ट जाके अपना डिसएग्रीमेंट शो कर सकता हूं। इसको कहते हैं प्रिंट एंड डिसेंट। तो डिसेंट मतलब क्या है, तो डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट। तो अब हुआ भी यही कि आम आदमी जो था, तो आम आदमी ने अपना डिसएग्रीमेंट शो करना शुरू कर दिया। कैसे आम आदमी ने अपना डिसएग्रीमेंट शो करना शुरू कर दिया, तो जब प्रिंटिंग टेक्निक आई, तो इस प्रिंटिंग टेक्निक के आने से क्या हुआ कि इट वाज इजी फॉर कॉमन पीपल टू शेयर देयर आइडियाज। तो दिस स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल। तो जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी बोल सकता है कि यार मुझे तो धर्म में ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उस समय पे धर्म बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, रिलीजन। तो आप रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बोलो, आपको डिसेनेटर का वो दे दिया जाएगा टैग, मतलब आपको वो व्यक्ति का टैग दे दिया जाएगा जो क्या कर रहा है, धर्म के विरुद्ध जा रहा है, इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, इसको मार दो। ठीक है, डिसेनेटर मतलब दी वन हु डिसेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था कि पहले आप धर्म के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन प्रिंट के आने से अब एक आम आदमी भी अपनी सोच को छाप के लोगों तक पहुंचा सकता था, और वो हुआ भी। जैसे मेनेक्यो जो था, तो एक कॉमन मिलर था, एक मिल चलाता था। ठीक है, उसने क्या करा, उसने रोमन कैथोलिक चर्च जो है, तो उनके अगेंस्ट में कुछ प्रिंट कर दिया। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने उसके ऊपर क्या कर दिया, मुकदमा चला दिया। ठीक है, उसे बोला कि यू आर अ हेरेटिकल। हेरेटिकल मतलब क्या होता है, द वन who gives ideas against the established beliefs। मतलब जैसे आज कोई धर्म है, तो मैं धर्म के विरुद्ध अगर बोलूंगा तो मुझे हेरेटिकल कहा जाएगा, हेरेटिक आइडियाज होंगे मेरे वो, कि मैं धर्म के विरुद्ध कैसे बोल रहा हूं। तो वही हुआ भी कि प्रिंट की मदद से लोग अपना डिसएग्रीमेंट शो कर सकते थे, और उस समय पे लोग डिसएग्रीमेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। देयर वाज नो स्कोप फॉर डिसेंट। आप अपना व्यक्तिगत कह सकते हैं ना, ओपिनियन नहीं रख सकते थे, और वही हुआ भी। तो मैंने क्यों, जो कि कॉमन मिलर था, जिसने जब अपने इंटरप्रिटेशन बताए, अपने हिसाब से गॉड क्या है वो बताया, तो चर्च को मिर्ची लग गई, और चर्च ने उसको बेचारे को सजा सुना दी। ठीक है, तो दिस वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन, की हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग जब शिफ्ट हुए, तो उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा रिलीजन पे, लोगों के जीवन पे। ठीक है, कैसे न्यू रीडिंग पब्लिक डेवलप हुई। तो ये 3-4 टॉपिक इसके अंदर कवर होते हैं। क्लियर हुआ? कोई यहां तक डाउट हो तो बोलो। तो आप देखो भाई, 16th सेंचुरी से आप फिर 17th सेंचुरी पे कूद गए आप। फिर अगले 100 सालों में देयर वाज अ फॉर्म ऑफ रीडिंग मैनिया। अब ये रीडिंग मैनिया क्या है, ये समझते हैं, आ जाओ। देयर वाज अ टाइप ऑफ रीडिंग मैनिया। बताओ, क्लियर हुआ? ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पे आ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ? एक बच्ची बोल रही सर आप हिंदी में पढ़ाते हो और मुझे पंजाबी में समझ में आता है। कुड़ी तेनू मैं कैसे समझावा, मुझे समझ नहीं आती मुझे पंजाबी नहीं आती ना बाबू, तो इंग्लिश चलते रहेंगे अपन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। देखो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है। सबसे पहली चीज तो 1 नंबर 2 नंबर के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे, किसी सेट में हो सकता है ना भी आए, ये भी होता है। मतलब मेजोरिटी सेट्स में नहीं आते, 1-2 सेट में आते हैं। तो आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो किसी एक पिक्चर के ऊपर नजर, जब जैसे प्रिंट कल्चर ही पढ़ो, तो प्रिंट कल्चर में अलग अलग प्रकार की पिक्चर हैं। ठीक है, तो उन पिक्चरों को एक बार नजर दौड़ा करो कि वो कहना क्या चाह रही है। जो पिक्चर समझ ना आए उसको पूछो, समझो, और जो पिक्चर समझ में आ गई कि हाँ ये पिक्चर ये मैसेज देना चाह रही है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ आएगा कि पिक्चर एसेंस क्या कैरी करती है। मार्टिन लूथर वाला दोबारा समझो। देखो, मार्टिन लूथर जो थे, तो एक रिलीजियस रिफॉर्मर है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च थे 15th सेंचुरी में, जो क्रिश्चियनिटी थी 15th-16th सेंचुरी में, उस क्रिश्चियनिटी में कुछ गड़बड़ है। मतलब धर्म के अंदर, धर्म के नाम पे क्या है ना, कुछ कुछ चीजें जो है सही नहीं थी। तो उन्होंने आवाज उठाई, और उन्होंने जो आवाज उठाई, तो ही गेव हिज आइडियाज, जिसको हम बाइबल के अंदर न्यू टेस्टिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर के जो आइडिया है वो न्यू टेस्टिमेंट्स ऑफ मार्टिन लूथर है। तो न्यू टेस्टिमेंट्स ऑफ मार्टिन लूथर के नाम से बाइबल के अंदर एक और पार्ट ऐड हुआ है। और जो क्रिश्चियंस मार्टिन लूथर के अंदर मानते हैं, उनके आइडियाज के अंदर मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस बन गए। तो ही स्टार्टेड अ सेक्ट इन क्रिश्चियनिटी। मतलब उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर अपने आप में एक पंथ चालू कर दिया, एक और विंग बना दिया क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया?
चलो मराठी बोल दो सर, बंगाली बोल दो। अबे क्या चिट्टी रोबोट समझते हो क्या था मुझे? अमित वो है ना एक गाना, क्या है बंगाली में कहते हैं तो एक ही चीज को अलग अलग भाषा में बोलना, ठीक? क्लियर हुआ? अब आ जाओ कहां, रीडिंग मैनिया में। तो रीडिंग मैनिया क्या बेसिकली, जैसे आप देखोगे तो मैनिया मतलब क्या, एक तरह का वर्चुअल कंपटीशन क्रिएट हो जाता ना, जैसे अलग अलग कंपटीशन होते तो मैनिया बोलते हैं, फाइन। तो रीडिंग मैनिया भी बेसिकली कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है रीडिंग मैनिया में, अगर हम बात करें तो देयर वाज अ टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ रीडिंग मैनिया से, यहाँ पे ये तात्पर्य है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ रीडिंग मैनिया से, मेरा ये तात्पर्य है कि जहां पे लोग पढ़ने की चाह रख रहे थे। क्यों? जैसे आप देखेंगे 17th सेंचुरी आते आते क्या होता है, तो डिफरेंट डिनोमिनेशंस के जो चर्चेस वगैरह थे, उन्होंने स्कूल्स वगैरह में स्कूल्स वगैरह सेटअप करना शुरू कर दिए, मतलब समाज बदल रहा था ना, तो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं स्लोली ग्रेजुअली। लिटरेसी रेट जो धीरे धीरे बढ़ता है, अब जब लिटरेसी रेट बढ़ता है, जब लोग लिटरेट हो रहे थे, पढ़ना लिखना जान रहे थे, तो लोगों के लिटरेट होने से क्या हुआ, लोगों के लिटरेट होने से ये हुआ कि जो लिटरेरी मटेरियल था, वो मटेरियल भी मार्केट में बहुत सारा आ गया। किस तरह का लिटरेरी मटेरियल मार्केट में आया, तो ये पूरे पार्ट में है ना, ये पूरे पार्ट में वही बताया गया है। तो देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया, मतलब पीपल वर जेन्युइनली वांटिंग टू रीड, ठीक है, लोग चाहते थे कि वो पढ़े, लोग चाहते थे कि वो समझें चीजों को, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स वर आउट इन द मार्केट, अलग अलग प्रकार का मटेरियल जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये था रीडिंग मैनिया, ठीक है, अलग अलग तरह का मटेरियल जो है मार्केट में आना शुरू हो गया। और वो अलग अलग तरह का मटेरियल क्या था, तो यही क्वेश्चन बन के आता है, ये क्वेश्चन बन के आएगा कि रीडिंग मैनिया में आपसे क्या पूछा जाएगा, रीडिंग मैनिया में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब which emerged during the time of reading mania। तो रीडिंग मैनिया के टाइम पे कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल था, ठीक है। रीडिंग मैनिया, how the reading mania was created in the 17th century, what were the different types of literary material which emerged in the Europe in the 17th century। तो सवाल बहरूपिया होगा बाबू, किसी भी तरह से पूछा जा सके, इसको ध्यान रखना तुम्हें। तो यहाँ पे मैंने छोटा करके लिख दिया, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल, जैसे एल्मेनाक्स। एल्मेनाक्स क्या होता है, कैलेंडर होते हैं, ये ना जो पंचांग वगैरह बताते हैं ना कि सूरज ये है, ये पूर्णिमा है, ये अमावस्या है, इस दिन 11 से और इस दिन 12 से, तो एल्मेनाक्स वगैरह प्रिंट होने लगे। पेनी चैप बुक्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या होता था, अब क्योंकि किताबें सस्ती छप रही थी, तो पेनी चैप बुक्स मतलब छोटी बुकें जो पेनी में मिल जाती थी, कम पैसे में मिल जाती थी, तो इनको गांव-गांव शहर-शहर क्या साइकिल से चैपमैन जो थे, पेडलर जो होते थे, तो गांव-गांव जाके क्या करते थे, किताबें बांटते थे। तो इस तरह से पेनी चैप बुक्स वर डेवलप्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। बिलियोथिक ब्लू इन फ्रांस, फ्रांस में आपको देखने को मिलता है कि चीप ब्लू कवर में बॉन्डेड बुक्स वगैरह छप रही थी, जिन्हें बिलियोथिक ब्लू कहा जाता था। बुक्स ऑन फोक टेल्स एंड बलैड्स, तो जो लोक कहानियां हैं, बलैड्स है, जो गा के सुनाए जाने वाले गीत होते हैं ना, उनके ऊपर किताबें छप रही थी, जो कि हिस्ट्री का पार्ट होती थी, ठीक है। तो इस तरह से वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल जो हम देख रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल वाज आउट इन द मार्केट, जो अलग अलग प्रकार का मटेरियल था जो मार्केट में आपको देखने को मिल रहा था, वो प्रिंट होना शुरू हो गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीडिंग मैनिया, कि लोगों के अंदर भूख थी किस चीज की, पढ़ने की, ठीक है। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स वगैरह प्रिंट होने लगे, जो कि वॉर से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह कैरी करते थे, ठीक है। साथ ही साथ आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स, तो जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रहे थे आइजैक न्यूटन के, ठीक है, वो सारे डिस्कवरीज वगैरह छप रहे थे। फिलोसोफर्स के आइडियाज जैसे क्या है, मोंटेस्क्यू हो गया, जीन जैक्स रूसो हो गया, वोल्टायर हो गया, रूसो हो गया, तो ये फिलोसोफर जो उस समय बातें बोल रहे थे, उन फिलोसोफर्स के आइडियाज वगैरह छपने लगे। तो these were the different kind of literary material which were out in the market during the reading mania। reading mania के समय में ये तरह के literary material जो है वो मार्केट में आ रहे थे। Tremble therefore tyrants of the world, Tremble therefore tyrants of the world में हम क्या देखें, Tremble therefore tyrants of the world, ये जो टॉपिक है, इसको अगर देखोगे तो ये समझ में आया ना, रीडिंग मैनिया क्या हो रहा है। रीडिंग मैनिया मतलब कि पढ़ने का माहौल, और पढ़ने के माहौल में अलग अलग तरह का लिटरेरी मटेरियल आ रहा था। अब ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या है कि ट्रैम्बल मतलब थरथराओ, देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, टायरेंट्स मतलब जो अत्याचारी लोग हैं, तो ये उनके लिए वर्ड यूज किया है कि जो अत्याचारी लोग हैं ना, अत्याचारी लोग कौन थे उस समय, राजा वगैरह। तो राजा वगैरह से कहा गया कि तुम थरथराओ, कांपो, डरो, क्यों, क्योंकि अब एक तरह से किताबें आ गई हैं। जैसे 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 ऐसे समझना कि आज हम क्या बोलते हैं ना,
आज सोशल मीडिया में वो पावर है कि जो अत्याचारी लोग हैं उन्हें डरना पड़ेगा कि अगर कुछ गलत करेंगे तो हम सोशल मीडिया पे उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, है ना? समझ में आया? तो वैसे ही उस समय पे जब किताबें आ रही थी तो किताबों को ऐसा माना गया था, इंजन ऑफ प्रोग्रेस माना गया था कि किताबों से बदलाव आएगा, किताबों से समृद्धि आएगी, ठीक है? तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवेलिस्ट थे। अब आज जो जैसे आज मूवीज के अंदर दम होता है कि मूवीज क्या करती है, समाज को आईना दिखाती है, जैसा समाज होता है वैसी पिक्चरें बनाई जाती है। अगर समाज में कोई खराब चीजें हैं तो उन पर पिक्चरें बना के समाज को दिखाया जाता है कि देखो दहेज प्रथा खराब है, तो कोई दहेज से जुड़ी हुई कोई पिक्चर बनाई जाएगी। बताओ किसी पिक्चर का नाम तुम्हें ध्यान है? तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर उस समय के नॉवेलिस्ट थे, तो उस समय डायरेक्टर तो होते नहीं थे, तो किताब लिखने वाले जो होते थे वही समाज को दिखाते थे कि समाज कैसा है। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो एक नॉवेलिस्ट थे, तो अपनी नॉवेल्स में क्या दिखाते थे, जैसे आज दिखाते ना कि हीरो कैसे बनता है, जिम में जा रहा है, डंबल्स उठा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हो। तो उस समय पे क्या दिखाया जाता था कि हीरो कैसे बन रहा है, हीरो किताबें पढ़ रहा है, आज पट्टे चक्कर लाइन दे। और किताबें पढ़ते पढ़ते वो व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता था, और किताबें पढ़ने के बाद में वो व्यक्ति क्या करता था, मतलब ऐसे नॉवल लिखे जाते थे कि नॉवल में हीरोज वर मेड बाय रीडिंग, ठीक है? तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो है 18th सेंचुरी के फ्रांस में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या कि द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। तो ये 17th 18th सेंचुरी में रीडिंग मैनिया चल रहा है बाबू। हाँ, तो उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, पब्लिक ओपिनियन का, एंड इट इज द फोर्स दैट विल स्वाइप डेस्पोटिज्म अवे। तो अगर आपको दुनिया से डेस्पोटिज्म मतलब वो जो मोनार्क्स है, राजा है, जो अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों को हटाना है ना, तो आपके पास में एक ही टूल है, और वो एक ही टूल क्या है? वो एक टूल है प्रिंटिंग प्रेस की। किताबें जो होंगी वो क्या करेंगी, वो आपको इस बदलाव को लाने में आपकी मदद करेगी, ठीक है? किताबें जो होंगी वो आपको इस बदलाव को लाने में आपकी मदद करेगी। समझ में आया? प्रिंट एज अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग एनलाइटनमेंट, ठीक है? प्रिंट एज अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग एनलाइटनमेंट मतलब क्या है कि किताब जो है वो एक तरीका, एक माध्यम है जिससे आप लोगों के अंदर क्या कर सकते हो, चेतना उत्पन्न कर सकते हो, जिससे आप बदलाव ला सकते हो। और उस किताब से बदलाव आया है, कहां आया है? तो प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में आपको पता चलता है कि कैसे प्रिंट की मदद से फ्रांस में रेवोल्यूशन लाए गए। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है, अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि हाउ प्रिंट रेवोल्यूशन या हाउ प्रिंट कल्चर हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एसोसिएटेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। किसी भी तरह से सवाल बनेगा। समझ में आया? दहेज वाली पिक्चर मिसेज, हाँ क्लियर है? क्लियर हुआ? एक बार भोपाली लैंग्वेज बोल दो सर। अब क्या कर रही है तू, पढ़ता क्यों नहीं है? अरे मियाँ मैं क्या कह रहा था कि ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे आजकल। सही कह रहा हूं भाई, पढ़ लो तुम। एग्जाम में फिर क्या है ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक दो शब्द और है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो उसमें पूरा भोपाली टच आता। बताओ। चलो क्लियर हुआ? ये चैप्टर में क्या है ना, थोड़ा सा स्टोरीज आपको कनेक्ट करना पड़ती है। जैसे मैंने आपको 3 हिस्से बताए कि अपन यूरोप का पढ़ रहे, तो यूरोप में क्या हो रहा था। अब ये अपने आप में एक टॉपिक है कि क्या प्रिंट कल्चर की मदद से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो देखो, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड अ कंडीशन अंडर विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। हाउ? तो ये यही सवाल बनता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंटर्स बताए कि प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स। तो जो एनलाइटेंड थिंकर्स थे, जैसे अपने 9th में पढ़ा है कि जो फिलोसोफर थे ना, रूजो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, जॉन लॉक वगैरह, तो ये जो थिंकर्स थे, ये थिंकर्स जो थे, ये थिंकर्स के आइडियाज जो हैं, ये पब्लिकली कब पहुंचेंगे? जब आपके पास किताब होगी, आप छापोगे। तो ये थिंकर्स के आइडियाज जब लोगों के पास पहुंचे, तो लोगों ने ये समझा कि अरे अच्छा, राजा तो गलत है। क्यों? क्योंकि थिंकर्स के आइडियाज प्रिंट की मदद से पहुंच पाए, और जब तक आइडियाज नहीं पहुंचे तब तक लोगों ने रिवोल्यूशन का सोचा ही नहीं। फिर अब आइडियाज जब पहुंच गए ना, तो प्रिंट क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। तो अब जब लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा, तो लोग क्या करने लगे, प्रिंट की मदद से डिबेट डिस्कशन करने लगे कि मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ लिखा, किसी और ने कुछ सोचा, किसी और ने कुछ लिखा। तो ऐसे प्रिंट क्रिएटेड दी
डायलॉग्स एंड डिबेट्स, ठीक है, प्रिंट ने डायलॉग्स और डिबेट्स शुरू किए कि लोग आपस में बात करें, समझे एक दूसरे को क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी, ठीक है। आउटपोरिंग ऑफ लिटरेरी मटेरियल मतलब क्या है कि ऐसा मटेरियल आना शुरू हो गया मार्केट में जो ये बताता था कि देखो आम आदमी कितना सफर कर रहा है और राजा के कितने मजा है। तो अब ऐसा नहीं कि राजा ने फिर कुछ लिखा नहीं, राजा ने भी अपने जो राजा का डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए राजा ने भी क्या किया, डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजा ने भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से भी लिटरेरी मटेरियल्स निकाले, न्यूज़पेपर्स निकाले, अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए चीजें लिखी, बताई। लेकिन अब दिखती बात है कि जब दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति दोनों चीजें पढ़ता था। तो आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि प्रिंट के कारण ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, बट नो डाउट प्रिंट शेप्ड द रेवोल्यूशन एंड इट्स कोर्स, ठीक है। तो जो रेवोल्यूशन आना था फ्रांस में, उस रेवोल्यूशन को शेप देने में, फ्यूल करने में प्रिंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि प्रिंट की मदद से ही फिलोसोफर्स के आइडियाज लोगों तक पहुंचे, एक डिबेट डिस्कशन शुरू हुई है, और प्रिंट की मदद से यह बताया गया है कि रॉयलिटी जो है वो एंजॉय कर रही है और उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, वो आम आदमी का खून चूस रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंटर पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर प्रिंट कल्चर क्रिएटेड अ कंडीशन अंडर विच फ्रेंच रेवोल्यूशन ओकर्ड, एक्सप्लेन हाउ, ठीक है। चलो चलो, मॉक्ड मतलब हंसना किसी चीज पे, मॉक्ड मतलब किसी चीज पे हंसना। चलो चलो, छुट्टी कब करोगे, जल्दी। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। प्रिंट कल्चर ने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करी जिस कंडीशन के चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट द स्टेटमेंट, बताओ। प्रिंटिंग ऑफ आइडियाज ऑफ आइजैक न्यूटन, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप सपोर्टेड इट। प्रिंटिंग आइडियाज ऑफ, अच्छा एक बताना है। Print culture created a condition within which French Revolution occurred. Which one of the following options supports this statement? Development of printing press. ठीक है, बताओ, What do you guys think? सवाल आया है 2020 का। बैडमिंटन क्लास जाना है, अबे पढ़ ले बैडमिंटन। चैप्टर तो भाई देखो, हिस्ट्री के चैप्टर तो थोड़े बड़े रहते हैं ना बाबू। थ्री, देखो, प्रिंट क्रिएटेड अ कंडीशन अंडर व्हिच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया साइंस और रीजन में। तो जब लोगों को रीजन समझ में आना शुरू हुआ ना कि राजा का बेटा राजा क्यों बने, कैपेबल भी तो होना चाहिए, तो साइंस और रीजन में जब लोगों ने, बी क्यों लगा रहे, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। बी कैसे लगा रहे हो तुम? सुनो समझो, प्रिंट क्रिएटेड द कंडीशन अंडर विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप सपोर्टेड इट, ट्रेडिशनल, ये तो कैंसिल ही है। प्रिंटिंग ऑफ आइडिया ऑफ आइजैक न्यूटन, तो ये तो क्या है, आइजैक न्यूटन का आइडिया तो एसोसिएटेड विद व्हाट, कि हाँ अलग अलग तरह का रीडिंग मटेरियल आ रहा था, उसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज भी आ रही थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन। आप देखो, मैं इसमें तुम्हें आंसर बताता हूं सी क्यों लगाया मैंने, है। तुम
प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक देखोगे, उस टॉपिक में पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो उस पहले पैराग्राफ में तुम्हें एक लाइन मिलेगी कि प्रिंटिंग के चलते से क्या आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स जो है तो देवर इमर्जिंग, जिसमें एनलाइटेंड थिंकर्स फोकस करते थे साइंस और रीजन पे। ठीक है, साइंस और रीजन पे उन्होंने फोकस करना शुरू करा। पहले पैराग्राफ में लाइन मिलेगी, देखो जरा सारे बच्चे एक बार, समझ में आया? पहले पैराग्राफ में रोमांटिसिज्म थोड़ी ना है सर, अबे रोमांटिसिज्म नहीं है, लेकिन वो उस पैराग्राफ में लिखा है ना कि कैसी कंडीशंस डेवलप करी प्रिंट ने। तो प्रिंट ने क्या करा, लोगों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया कि वो रीजन को सोचे, साइंस से ज्यादा रीजन पे फोकस करो। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज आने से पहले लोग रीजन पे फोकस नहीं करते थे, वो तो जैसा चल रहा है भेड़चाल चल रहे थे, समझे? दिखा किताब में, दिखा तुम्हें ये स्टेटमेंट कितने बच्चों को किताब में दिख गया ये बताओ। अबे जिगर फिर स्पैम कर रहा है, जिगर पकड़ के ब्लॉक कर दूंगा मैं, रुक जाओ। समझे? बताओ। अरे मिला कि नहीं? कैन आई स्किप एनसीईआरटी? दिख गया बुक में? और मैं तुम्हें आज एक वो दे रहा हूं, एक थंब रूल दे रहा हूं, सुनना मेरी बात, समझ लेना मेरे बच्चों। एक थंब रूल दे रहा हूं, जब कभी कंफ्यूज हो जाओ ना कि क्या सही आंसर होगा नहीं होगा, तो दिमाग पे जोर डालना कि एनसीईआरटी तुम्हें क्या बता रही थी। एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है, ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है? तो एनसीईआरटी के भरोसे चलना, ठीक है? मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुक जाओ जरा एक मिनट। मेरी लेकिन हिस्ट्री की बुक घूम गई ना यार, रुकना। हाँ, हिस्ट्री की बुक ढूंढना है। नहीं नहीं, क्लास चल रही है। ये देखो, न्यू रीडिंग पब्लिक हो गया, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर, डेस्पोटिज्म, दे आर्ग्यूड फॉर द रीजन रेदर देन कस्टम, डिमांडेड एवरीथिंग टू बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। समझ में आया? रीजन एंड रैशनैलिटी, ये प्रिंट कल्चर का ये वाला जो लाइन है, रीजन रैशनैलिटी की बात हो रही है। दे आर्ग्यूड टू रूल रीजन रैशनैलिटी, दे अटैक सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च, thus advocating the writing of Rousseau, Berkeley, those न्यू आइज, क्वेश्चनिंग क्रिटिकल एंड रैशनल तरीके से, ठीक है? दे नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स विद इन द पब्लिक कल्चर। तो ये पैराग्राफ जो अगर पढ़ोगे तो वो तुम्हें रीजन और रैशनल की बात समझा रहे हैं। क्लियर हुआ? सी होगा। आ जाओ 19th सेंचुरी, तो अपन ने देख लिया कि यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाओ, अपन आते हैं 19th सेंचुरी पे। तो 19th सेंचुरी में बेसिकली क्या है कि अब ये बताया गया कि प्रिंटिंग जो इवॉल्व होते चलेगी धीरे 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 यूरोप में। तो देयर वाज अ सिचुएशन, जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया उसका इंपैक्ट क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट, फियर ऑफ प्रिंट, और वाला डिसेंट वाला पार्ट देख लिया हमने, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने देखा रीडिंग मैनिया डेवलप हुआ, तो रीडिंग मैनिया में क्या क्या नए नए लिटरेरी मटेरियल आना शुरू हो गए, वो सारा सब कुछ देख लिया, ठीक है? ये रीडिंग मैनिया वाला पूरा पार्ट ही हमने देख लिया। फिर उसके बाद में अपन आते हैं 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर का इंपैक्ट क्या हो रहा था यूरोप के ऊपर, ठीक है? क्रिस वाला गाना सुनेगा ना, तो वही है 15th सेंचुरी में ले बेटा, 15th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई। 16th सेंचुरी में प्रिंट रेवोल्यूशन आया, उसका इंपैक्ट हमने देखा। फिर 15th हो गया, 16th हो गया, 17th 18th सेंचुरी ले बेटा। तो 17th 18th सेंचुरी में क्या हुआ, तो आपने रीडिंग मैन्युअल वाला पूरा सेक्शन देखा। फिर उसके बाद में 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर का इंपैक्ट चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर पे देखा। तो अब वो 19th सेंचुरी में अपने को प्रिंट कल्चर का इंपैक्ट विमेन, चिल्ड्रन और वर्कर के ऊपर देखना है, ठीक है?
तो इन द 19th सेंचुरी देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ न्यू रीडर्स, नए रीडर्स इमर्ज हो रहे हैं, जिनमें ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर, ये ग्रुप्स इमर्ज हुए। ठीक है, चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर, ये वाले ग्रुप जो है वो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुए। तो चिल्ड्रन की अगर बात करें अपन, तो बच्चों ने क्या किया, तो जैसे अगर आप देखोगे तो अब क्या ना, इससे चर्चेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों का एजुकेशन जो है मैंडेटरी हो गया यूरोप में 19th सेंचुरी आते आते। तो अब जब बच्चों का एजुकेशन मैंडेटरी होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वहां जाके पेन पट्टी पे थोड़ी ना लिखेंगे, बच्चों को किताबें चाहिए रहेंगी। तो प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स इंक्रीज्ड। ठीक है, स्कूल टेक्स्ट बुक्स जो थी उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। अ चिल्ड्रंस प्रेस इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के अंदर एक चिल्ड्रंस प्रेस जो है तो वो डेवलप हुई। ठीक है, 1857 में चिल्ड्रंस प्रेस बनाई गई फ्रांस में, जो कि बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली कंटेंट प्रिंट करती थी, छापती थी। ग्रिम ब्रदर्स जो थे जर्मनी में, तो ये ग्रिम ब्रदर्स जो भाई थे दो, तो गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जाके क्या करते थे, फोक टेल्स कलेक्ट करते थे। और ग्रिम ब्रदर्स ने एक बुक कंपाइल करी पूरी की पूरी, जिसमें वो बच्चों की कहानियां उन्होंने कलेक्ट करी है। अब क्योंकि बच्चों की बात हो रही ना, तो जब बच्चों को पढ़ाने के लिए 19th सेंचुरी में देख रहे हैं आप कि प्रिंट का कितना इंपॉर्टेंट रहा, रोल रहा कि बच्चों के लिए किताबें वगैरह छपी, तो एक चीज ये भी थी कि वॉट एवर वॉज प्रिंटेड फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज क्लोजली सेंसर्ड। उसको चेक किया जाता था कि क्या लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऐसा जो ऐसा लगता था कि बच्चों के लिए सही नहीं है, बच्चों के लिए वल्गर हो सकता है या फिर इमोरल हो सकता है, तो उस चीज को फिर छापने से रोका जाता था। तो ऐसे चिल्ड्रन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन द 19th सेंचुरी एसोसिएटेड विद द प्रिंट। फिर विमेन भी एक इंपॉर्टेंट रीडर की तरह निकल के आई और राइटर की तरह निकल के आई। तो 19th सेंचुरी में क्या होता है, तो विमेन बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। ऑथर्स सच एज जेन ऑस्टेन, बॉर्नेट सिस्टर, जॉर्ज एलियट, तो ये कुछ ऐसी ऑथर थी जिन्होंने लिखना शुरू किया और लिख के उन्होंने ये डिफाइन करा कि अपनी राइटिंग्स के थ्रू बताती थी कि एक महिला कैसी महिला होना चाहिए। क्योंकि दिखती बात है ना कि उस समय पे पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो महिलाओं को सप्रेस किया गया है। ठीक है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो विमेन जो है, तो विमेन राइटर्स जब निकल के आई, तो विमेन राइटर्स ने न्यू टाइप ऑफ विमेन को एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया कि न्यू टाइप ऑफ विमेन क्या होती है। ठीक है, वो हो गया। तीसरा क्या है, वर्कर की अगर हम बात करें, तो वर्कर की अगर हम बात करें तो वर्कर्स भी एक नए रीडिंग ग्रुप, एक रीडर ग्रुप की तरह इमर्ज हुए, जिसमें आप देखेंगे तो लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश की गई लंदन में। ठीक है, वर्कर्स जो थे तो लैंडिंग लाइब्रेरीज वर एस्टैब्लिश। लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब कि अब क्योंकि वर्किंग आवर्स वगैरह कम हो गए थे वर्कर्स के, तो खाली टाइम बच रहा था, तो वर्कर्स क्या करने लगे, उनके लिए लाइब्रेरी सेटअप करी जहां पे जाके वो पढ़ सकते हैं, जहां पे अपना खाली समय वो बिता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबें उधार ले सकते थे। तो वैसी लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश की गई टू एजुकेट व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशियंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, तो इन लोगों को पढ़ाया लिखाया जा सके। तो तीसरा ग्रुप जो इमर्ज हुआ इस 19th सेंचुरी में एज ए न्यू रीडर, वो वर्कर थे। ठीक है, अब ये 19th सेंचुरी में और आप क्या देखते हैं, फर्दर इनोवेशंस वर ऑब्जर्व्ड। फर्दर इनोवेशन मतलब कि और क्या प्रिंटिंग टेक्निक में यूरोप में इनोवेशंस हुए। तो रिचर्ड एम होव जो थे, तो इन्होंने क्या करा, पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस डेवलप कर दी। ठीक है, मतलब मशीन जो है तो मैकेनिकल जो थी, तो मैकेनिकल से मशीन हट गई, या प्रिंटिंग मशीन पावर ड्रिवन हो गई, जो एनर्जी से चलने लगी। ऑफसेट प्रेस डेवलप हो गई, जो कि क्या कर सकती थी, ऑफसेट प्रेस 6 कलर के प्रिंट्स निकाल सकती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रेस डेवलप आ गई। मेथड ऑफ फीडिंग दी पेपर, पहले हाथ से पेपर डालना पड़ता, जैसे आप देखते हैं ना ऑटोमेटिक प्रिंटर्स भी आते हैं, तो मेथड ऑफ फीडिंग पेपर्स वाज इंप्रूव्ड। ठीक है, नॉवेल्स वर सीरियलाइज्ड। अब क्या है, प्रिंटिंग टेक्निक में भी नया तरीका लिया है कि अब पहले ऐसी एक किताब छप गई, लेकिन अब नॉवेल्स निकलते थे कि पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि रीडर्स के अंदर एक एक्साइटमेंट बनी रहे। फिर क्या होता है कि 1929 में, जैसे आप देखोगे 20th सेंचुरी आते थे, क्या होता है कि किताबें जो हैं, तो क्योंकि 1929 में क्या हुआ था, 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो पूरी इकोनॉमीज जो है वो गर्त में चली गई थी, खराब हो गई थी, नुकसान हो रहा था लोगों को बहुत। तो उस समय की किताबें लोग खरीदना बंद ना कर देते, इसीलिए चीप शिलिंग सीरीजेस वर इंट्रोड्यूस्ड। तो सस्ती किताबें वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, चीप शिलिंग सीरीज वर इंट्रोड्यूस्ड। एंड पेपरबैक एडिशंस, कहां से होगा रीसेट, हाँ, पेपरबैक एडिशंस निकाले गए, सस्ते किताबें निकाली गई, ताकि क्या है कि आम आदमी, गरीब आदमी भी खरीद सके। पेपरबैक एडिशंस वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो डस्ट कवर बुक जैकेट वाज आल्सो एन इनोवेशन। डस्ट कवर्स, बुक जैकेट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे क्या हो कि किताब को एक अच्छा लुक एंड फील दिया जा सके। तो 1920th सेंचुरी में ये कुछ इनोवेशंस भी किए गए थे प्रिंटिंग टेक्निक में। तो इस पे भी क्वेश्चन बन के जाता है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि व्हाट वर द वेरियस चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, या फिर व्हाट वर द वेरियस इनोवेशंस इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इन द बुक प्रोडक्शन टेक्निक। तो आप बताओगे कि पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस आ गई, ऑफसेट प्रेस आ गई, इलेक्ट्रिकल प्रेस आ गई, मेथड ऑफ फीडिंग पेपर वाज इंप्रूव्ड, नॉवेल्स वगैरह को सीरियलाइज कर दिया गया,
चीप शिलिंग सीरीज इंट्रोड्यूस करी गई, ठीक है, कि जो कम पैसों में मिल सके ऐसी किताबें, ताकि क्या हो कि गरीब आदमी भी खरीद सके। पेपर बैक एडिशंस लाए गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स लिखना रहेंगे। यूरोप वाला पार्ट अपना दोस्तों कंप्लीट होता है। अब अपन इंडिया में चलेंगे, ठीक है। हाउ समझ में आया? बताओ। अब कल पढ़ा देना। अरे नहीं यार बाबू, अभी खत्म हो रहा है, इंडिया वाला पढ़ते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर थोड़े बड़े रहते हैं, और कुछ दिनों की बात है। कल तो डाउट सॉल्विंग है तुम्हारी, परसों एक चैप्टर है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर बच रहे हैं ना आपके, 2-3, और एक सिविक्स का बच रहा है। 2 ज्योग्राफी के, एक सिविक्स का बच रहा है ना, 3 चैप्टर बच रहे हैं टोटल। लीडर बोर्ड पढ़ दूं क्या? श्रेष्ठ राय, पार्थ ओनर ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स, ठीक है भाई, तुम ही लोग तो हो जो हो, ठीक है। अदिति देव, कोमल खत्री, अजिंक्य, दिव्य ज्योति दास, विनय राठौड़, स्वास्तिक तिवारी, शारिक और स्वर्णम, ठीक है बाबू। फर्दर इनोवेशंस, एक बार और फर्दर इनोवेशंस में बताया गया कि जैसे जो यूरोप में प्रिंटिंग टेक्निक अपन देख रहे हैं धीरे धीरे 16th सेंचुरी, 17th, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में अलग अलग ग्रुप इमर्ज होते चले गए, तो प्रिंटिंग की टेक्निक में भी तो कुछ इनोवेशंस आए होंगे। तो जैसे पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस आ गई, ऑफसेट प्रेस आ गई अब, ठीक है, जो एक साथ 6 कलर की प्रिंट्स निकाल सकती थी। बुक्स के ऊपर बुक जैकेट जैसी चीज ले आए। तो मतलब वो छोटे छोटे चेंजेस जो इन्होंने प्रिंटिंग टेक्निक में इन्वॉल्व किए, उसको फर्दर इनोवेशंस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? चलो क्लियर हुआ? ठीक है, कल मेरा पेपर है सर, मैं सोने जा रहा हूं। अबे इतना कितना सोओगे? अभी से सो जाओगे क्या 6 बजे से? आजा बाबू। तो अब आते हैं इंडिया इन दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो देखो इंडिया में भी प्रिंटिंग टेक्निक आई होगी, जैसे यूरोप में पहुंची ना, तो इंडिया में प्रिंटिंग टेक्निक यूरोपियन ही लेके आए। नहीं तो इंडिया में उसके पहले क्या होता था, वही हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी जा रही वाली किताबें जो यूरोप में भी चलती थी, वैसे इंडिया में भी चलती थी। तो व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द प्रिंट? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स डोमिनेटेड इन इंडिया आल्सो। Before printing, India used handwritten books in Sanskrit, Arabic, Persian, and local languages, often illustrated, but they were expensive and fragile. तो अगेन वही लिमिटेशन, वो जो लिमिटेशन अपन ने वहां देखी थी कि पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स पे ही लिखा जाता था हाथ से, जैसे बार्क ऑफ द ट्री जो रहती है, पेड़ की छाल हो गई, इन सारी चीजों पे हाथ से ही लिखा जाता था पहले। फिर क्या होता है, इन सारी चीजों पे पहले हाथ से लिखा जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इवेंचुअली क्या हो गया कि प्रिंटिंग टेक्निक इंडिया में कैसे आई? तो जो यूरोपियंस थे तो यूरोपियंस ही लेके आए। तो अच्छा, इंडिया में जब प्रिंटिंग टेक्निक थी नहीं थी सर, उसके पहले लोग कैसे पढ़ते थे? तो जब इंडिया में प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी ना बाबू, उसके पहले भी लोग पढ़ते थे। तो प्री कॉलोनियल बंगाल अगर हम देखें, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो बंगाल था, तो दे हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स। तो गांव गांव में स्कूल हुआ करते थे। किताबें नहीं छप रही है, किताबें है ही नहीं, उसके बावजूद भी लिटरेसी रेट बहुत हाई था। इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था मेरे दोस्त। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में इंडिया में प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग टेक्निक आई, लेकिन उसके पहले तक कैसे काम चलता था? तो हैंड रिटन बुक्स रहती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो कि बहुत बड़े स्केल पे होती नहीं थी, बहुत ज्यादा किताबें नहीं होती थी वो हाथ से लिखी जाने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे बंगाल का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि तब ओरल कल्चर डोमिनेट करता था कंट्री में, ठीक है। पीपल बिकेम लिटरेट विदाउट रीडिंग एंड राइटिंग। तो श्रुति और कृति जो मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, कि जैसे एक मास्टर साहब रहते थे, वो मास्टर साहब बोर्ड पे लिख के बताते थे, लोगों को याद करवाते थे बच्चों को, और बच्चे याद करने के बाद में फिर क्या है, और अपने से जूनियर्स को पढ़ाते थे। इंडिया का एजुकेशन
अब आ ही गए एजुकेशन पे तो सुनो मेरी बात। पता है थॉमस मकॉले जो है, थॉमस मकॉले को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आने के बाद में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम या फिर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वो जब व्यक्ति आया था मकॉले, तो उसने आके ये देखा कि भाई साहब इंडिया में जो शिक्षा पद्धति है, ऐसी शिक्षा पद्धति कभी किसी देश को कंगाल होने ही नहीं देगी। ऐसी शिक्षा पद्धति इस देश को महान बना के रख देगी। और उन्हें क्या चाहिए था, इंडिया में कब्जा करना था, तो उन्हें यह चाहिए था कि इंडिया का किसी भी तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसको डिसरप्ट किया जाए और इंडिया में चीप क्लेरिकल क्लास के लोग डेवलप किए जाए। उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस चाहिए थे जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया को सस्टेन करवा पाए। उन्हें कुल मिला के नौकर चाहिए थे जो दिमाग ना लगाए, जिनसे जो कहा जाए वो करते चले ब्रिटिशर्स को। और इसीलिए उन्होंने फिर क्या है, उन्होंने जैसे आप देखोगे तो थॉमस मकॉले आने के बाद में फिर क्या है कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, जिसे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन कहते हैं, उसकी नींव रखी, जिसमें उन्होंने पुराना सिस्टम हमारा पूरा खत्म कर दिया। अब हमारा पुराना सिस्टम क्या था, तो हमारे यहाँ भले ही प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या था हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका। जैसे मैं बताया कि टीचर बच्चों को याद करवाता था और वो बच्चों ने जो याद करा वो अपने से छोटी क्लास वालों को याद करवाते थे, और वो अपने से छोटी क्लास वालों ने जो याद किया है वो उनसे छोटी क्लास वालों को याद करवाते थे। तो एक तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटीग्रेटेड था, फीस सिस्टम नहीं था भाई साहब कुछ भी। जो आज देख रहे हो ना आपकी फीस है, नर्सरी की फीस 1 लाख रुपए भरो, नहीं, पढ़ने शिक्षा सबका अधिकार है और सबका अधिकार है, इसके लिए शिक्षा के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप देखोगे तो हमारे कल्चर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में पढ़े, भले ही एक कितना ही अमीर हो और दूसरा कितना ही गरीब हो, और यह सिस्टम था कि फीस लेते नहीं थे। फीस तो यह है कि गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट था, हर व्यक्ति पढ़ने के बाद में अपनी योग्यता के हिसाब से अपने कह सकते हैं कि वो जिसकी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से पैसे दे के जाता था गुरु के चरणों में कि आपकी गुरु दक्षिणा है। फीस का सिस्टम नहीं होता था, जो जितना कैपेबल वो उतना पैसा दे दे, ठीक है। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम चलता था। फाइन, एजुकेशन सिस्टम ऐसा चलता था कि क्या एग्जाम्स वाला कोई सिस्टम ही नहीं था, आपकी एक लर्निंग प्रोसेस और आपको अपने से जूनियर्स को सिखाते चलना है। जब खेतों में काम का समय आता था ना, उस समय टीचर छुट्टी देते थे ताकि बच्चा स्किल्स भी सीखे, खेतों में जाके काम भी करे। फ्री टाइम में स्कूल चलते थे। तो वेल वोवन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, आपको क्या बताऊं मैं यार, नालंदा का नाम सुना है आपने? वो जब लाइब्रेरी जलाई गई ना विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो उस लाइब्रेरी में जो किताबें थी कितने ही सालों तक जलती रही। दुनिया भर से लोग पढ़ने नालंदा आते थे। क्यों आते थे? कुछ तो बात रही होगी ना। मॉडर्न साइंसेस, सारे साइंसेस इंडिया में पढ़ाए जाते थे। कब? जब ये ब्रिटिशर्स पत्ते लगा के घूम रहे थे, जिंगल आला हु कर रहे थे, उस समय पे हमारे देश में शिक्षा पद्धति इतनी बेहतरीन थी। तो आप सोचो कि ऐसे देश को गुलाम बनाने के लिए क्या करना होगा। ऐसे देश को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा पद्धति ही तोड़ी थी इन लोगों ने। चलो आ जाओ, समझ में आया? चलो आ जाओ। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर प्रिंट? तो मैंने आपको बताया कि पहले हमारे यहाँ क्या सिस्टम था कि सारा ओरल कल्चर था और पीपल बिकेम, बंगाल में लिटरेसी रेट बहुत हाई था, बजाय उसके कि बच्चों ने कभी लिखना और पढ़ना नहीं सीखा। मतलब बुक्स वगैरह नहीं थी, बिना प्रिंटेड मटेरियल के भी लिटरेसी रेट हाई था। फिर क्या होता है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में तो अभी वही हाथ से लिखने वाली किताबों का सिस्टम चल रहा है। फिर इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स अपने साथ में प्रिंटिंग टेक्निक लेके आए। तो स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स नहीं लेके आए। इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है तो इट वॉज ब्रॉट बाय द पोर्टुगीज मिशनरी। तो सुई करके रोनाल्डो के जो पूर्वज लोग थे, तो रोनाल्डो के पूर्वज लोग पोर्टुगीज मिशनरीज जो थे, वो जब इंडिया आए तो उन्होंने जैसे पोर्टुगाल के लोग आपको आज भी गोवा में बहुत मिलेंगे। गोवा में पोर्टुगीज कल्चर है और गोवा आजादी के बाद भी लंबे समय तक पोर्टुगाल के अंडर में ही रहा था, ठीक है। तो पोर्टुगल के अंदर में ही रहा था। तो वो पोर्टुगीज मिशनरीज जब गोवा आए तो उन्होंने गोवा आके क्या करा, गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी। एंड मेनी ऑफ द रीजनल ट्रैक्स की जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो गई। मतलब कोंकणी लैंग्वेज जो थी ना, वहां की लोकल लैंग्वेज, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में नहीं छपी किताब, पहले किताबें रीजनल लैंग्वेजेस में छपना शुरू हुई। तो जो वहां की रीजनल ट्रैक्स थे, रीजनल लैंग्वेजेस थे, उन रीजनल लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग शुरू हो गई, ठीक है। उन रीजनल लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग शुरू हो गई। तो दे प्रिंटेड बुक्स इन कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है, कन्नड़ा लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज। तो इन लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में पहले किताबें छपना शुरू हुई इंडिया में। फिर क्या है, मलयालम में ट्रैक्स छपे जैसे 1713 में,
डच मिशनरीज जब आए, ठीक है, नीदरलैंड से, तो दे प्रिंटेड तमिल बुक्स बाय 1710। फिर इसी तरह से क्या है कि इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है, तो ब्रॉट बाय हुम, तो प्रिंटिंग वाज ब्रॉट बाय पोर्टुगीज मिशनरीज। तो उन्होंने जब प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह लेके आए और उन्होंने यहाँ आके लोकल लैंग्वेजेस सीखी, और उन लोकल लैंग्वेजेस में, कोंकणी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में, इन सारी लैंग्वेज में किताबें छापना शुरू करी। अब क्या है, जो इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट हुई इंडिया में, तो इंग्लिश प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। अब ये जेम्स ऑगस्टस हिकी कौन था? एक इंग्लिशमैन था, इंग्लैंड का ही व्यक्ति था, जो इंडिया में एक मैगजीन चलाता था, एक वीकली मैगजीन चलाता था। उस मैगजीन का नाम था बंगाल गैजेट, कंफ्यूज मत होना। तो ये वीकली मैगजीन चलाता था, है ना, एक मैगजीन आती थी हर वीक के वीक। और जेम्स ऑगस्टस हिकी क्या बोलता था? दिस मैगजीन इज ओपन टू ऑल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, मतलब मैं किसी के दबाव में आके नहीं लिखता हूं। और जेम्स ऑगस्टस हिकी ने क्या करने लगा, जो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लोग थे ना, कंपनी के जो लोग थे, उनकी गॉसिप्स वगैरह लिखना शुरू कर दी कि इनके तो गांव में इनकी तो 2 बीवियां हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, दे वर एनरेज्ड, उनको गुस्सा आया कि ये जेम्स ऑगस्टस हिकी तेरी तो फील्डिंग सेट करते हैं। तो उस समय पे वॉरेन हेस्टिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा, जेम्स ऑगस्टस हिकी को पकड़ के सजा सुना दी थी, ठीक है। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया, वीकली इंग्लिश मैगजीन शुरू करी, बंगाल गैजेट। फिर इंडियंस ने भी क्या करना शुरू करा, प्रिंटिंग शुरू करी। तो जैसे गंगाधर भट्टाचार्य जो थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, और उस न्यूज़पेपर का नाम भी बंगाल गैजेट था। गंगाधर भट्टाचार्य ने न्यूज़पेपर शुरू किया, और वीकली मैगजीन जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू करी थी। समझ में आया? तो इस तरह से इंडिया में प्रिंटिंग आ गई। अब बताओ, व्हाई वाज रीडिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट इजी इन इंडिया? Manuscripts were highly cheap, manuscripts were widely spread out, manuscripts were written in English and Hindi, manuscripts were fragile. बताओ बताओ बताओ, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ना। बताओ। अबे ये वो हिक्की हिक्की बताओ मैं तुझे। बहुत खराब बच्चे हो यार तुम। तमिल बोल दो सर एक बार। एल है। बताओ। बताओ बताओ जल्दी। पोल वॉज टू अर्ली। अरे चले जाओ इधर, पोल वॉज टू अर्ली। 61% बच्चों ने सही आंसर दिया, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट फ्रजाइल थी। फ्रजाइल मतलब कि जो टूट जाएगा, फट जाएगा आसानी से वो, तो इसीलिए क्या है ना, उनको कैरी नहीं कर सकते थे एक जगह। जैसे आज क्या होता है ना, आज तो आप देखोगे किताबें हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आज तो आप किताबों को सुदर्शन चक्र बना देते हो, ठीक है। मतलब स्कूल में आप देखना, मैंने देखा बच्चे घुमा रहे हैं किताबें पूरी, ठीक है, स्कूल में किताबें लेके घूम रहे हैं उंगलियों पे। तो आज की बुक्स आर नॉट फ्रजाइल। किताबों से वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉइल की बॉल बना रही। लेकिन उस समय पे क्या होता था, उस समय पे जैसे अगर आप देखोगे तो बुक्स जो थी, तो बुक्स बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट बड़ी फ्रजाइल होती थी, बहुत होले होले प्यार से ले जाना पड़ता था ऐसा, ठीक है। चलो, अब इंडिया में जैसे प्रिंटिंग टेक्निक आ गई है, तो देखो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, हिस्ट्री एक पैटर्न में चलती है। तो जैसे हमने देखा कि यूरोप में भी जब किताबें छपना शुरू हुई, तो सबसे पहले वो रिलीजन के साथ ही जुड़ गई। गुटनबर्ग ने पहले बाइबल ही छापी। तो इंडिया में भी जब किताबें छप रही थी, ठीक है, तो बुक्स जो है दे स्टार्टेड रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। बुक्स ने रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट के लिए माहौल बनाया। कैसे? तो धर्म के नाम पे वाद विवाद जो है, डिबेट जो है, वो हमेशा से चलता आया है। धर्म में आप देखोगे ना, कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं, हर धर्म में क्या है, चर्चाएं होती है, विचार विमर्श होते हैं, निष्कर्ष निकल के आते हैं, कंक्लूजन्स बनते हैं। तो ये धर्म के नाम पे चर्चा हमेशा से चलती रही है, ठीक है। रिलीजियस डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन printed tracts and newspapers. They not only spread the new ideas, but they also shaped the nature of debates. लेकिन फिर क्या हुआ कि जब धर्म के नाम पे डिस्कशन डिबेट होता था, तो पहले वो एक चौराहे, एक नुक्कड़ तक ही सीमित रहता था कि वहां 4 दादा बैठे हैं, मेरी बात सुन ले तू, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। तो पहले वहीं तक सीमित रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल,
अब क्या है कि रिलीजियस इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता था, दे वर बीइंग प्रिंटेड, और उनको प्रिंट करके फिर लार्ज स्केल पे सर्कुलेट किया जाता था। तो प्रिंट जस्ट नॉट ओनली फैसिलिटेटेड द डिबेट, इट आल्सो शेप्ड द नेचर ऑफ डिबेट। कि अब आप आपके जैसे आज है ना, आज क्या है कि अगर मुझे एक कविता लिखी मैंने, और बहुत अच्छी कविता लिख दी मैंने एक कविता लिख दी क्या कि क्या कविता लिखी थी मैंने, भूल गया, ठीक है। तो मान लो मैंने कुछ अच्छा लिख दिया, तो अगर मान लो सोशल मीडिया नहीं होता तो वो लिख के मैं अपने चार दोस्त को बता सकता था बस। लेकिन सोशल मीडिया है तो आज क्या है, मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूं, पता है कि वो वायरल हो जाए, 4 करोड़ लोगों ने देख लिया उसको, ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना। तो केस वही है कि प्रिंट जो है, समझना, प्रिंट जो है, तो प्रिंट ने ये चीज फैसिलिटेट करी है। क्या चीज फैसिलिटेट करी है कि रिलीजियस रिफॉर्म और डिबेट की जो हम बात करें, पब्लिक डिबेट, तो प्रिंट के आने से क्या है कि पब्लिक में प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू डिबेट्स कैरी आउट होने लगी। और वो सिर्फ डिबेट्स फैसिलिटेट नहीं होती थी, डिबेट्स करने के लिए एक माध्यम ही नहीं मिलता था सिर्फ, आपको क्या देखने को मिलता था कि प्रिंट आल्सो हेल्प टू स्प्रेड द न्यू आइडियाज बट आल्सो शेप द नेचर ऑफ डिबेट। प्रिंट ने डिबेट का नेचर भी चेंज कर दिया कि किस प्रकार का वाद विवाद होना चाहिए, किस तरह से डिस्कशंस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें तो रिलीजन के ऊपर क्या डिबेट्स होते थे, तो रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर चलाया संबंध कुमुदी, ठीक है। तो उस न्यूज़पेपर के थ्रू वो चाहते थे कि जो मोनोथिज्म है, कह सकते हैं विडो जो इमोलेशन है, ठीक है, इन सारी जो भी कुरीतियां थी ना, जो गलत था, तो उस गलत के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। अब उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने चैलेंज करा किसको, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो बदलाव नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में जब लिखा तो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो थे, तो दे रिप्लाइड विद देयर न्यूज़पेपर, समाचार चंद्रिका उनका न्यूज़पेपर था। जैसे जो उलेमास थे, ठीक है, और जैसे अलग अलग तरह के शमशूल अखबार और बॉम्बे समाचार, तो अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर्स चले। और न्यूज़पेपर्स में क्या होता था, आपको देखने को मिलता था कि रिलीजियस इश्यूज पे डिबेट डिस्कशन होना शुरू हो गया। फिर आप जैसे देखेंगे तो मुस्लिम्स जो थे, तो क्योंकि देयर वाज चेंज इन डायनेस्टी, अब क्रिश्चियंस आ गए थे पावर में, पहले इस्लामिक रूलर्स थे, फिर क्रिश्चियंस पावर में आ गए जब ब्रिटिशर्स आए, तो उलेमास को यह डर था कि धीरे धीरे क्या होगा ना, इस्लाम का पतन ना हो जाए कहीं, क्योंकि रूलर्स बदल गए। तो उन्होंने पर्शियन और उर्दू लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखना शुरू करें, ठीक है, ट्रैक्स लिखना शुरू करें, फतवाज इशू होते थे प्रिंट की मदद से। फतवा क्या होता है, फतवा एक तरह से रिलीजियस ऑर्डर होता है, ठीक है। तो जैसे देवबंद सेमिनरी जो है, तो वो स्टैब्लिश किया गया उत्तर प्रदेश में, वो फतवा इशू करता था टू गाइड मुस्लिम्स टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिशंस, कि भाई साहब रूलर्स बदल गए, उनका धर्म क्रिश्चियन है, तो ऐसा ना है कि कहीं इस्लाम का नुकसान हो जाए। हिंदूज में भी जैसे आप देखेंगे तो क्या है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा था प्रिंटिंग प्रेस का, फाइन। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है, तो वो पहली बार प्रिंट हो गए कब आई, 1810 में, तो उसके पहले तक हाथ से ही लिखी जाती थी, ठीक है। तो रामचरितमानस की कॉपीज प्रिंट होना शुरू हो गई है, ठीक है। नवल किशोर प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में स्टैब्लिश हो गई, सी वेंकटेश्वर प्रेस स्टैब्लिश हो गई बॉम्बे में, जो कि बहुत सारी रिलीजियस ट्रैक्स को प्रिंट करना शुरू कर चुके थे। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रिलीजन के अंदर रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट को शेप दिया, एक नया मीडियम दिया, किसने, प्रिंट ने, ठीक है। अब व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस, तो प्रिंट हेल्प पीपल रीड रिलीजियस टेक्स्ट, डिबेट आइडियाज एंड कनेक्ट अक्रॉस इंडिया, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पैन इंडियन आइडेंटिटी। तो आपको एक चीज ये भी समझना होगा कि प्रिंट की मदद से क्या हो गया कि लोग अपने विचार एक दूसरे से डिस्कस कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे, और वो अब अपने एरिया तक सीमित नहीं रह गए, एक पैन इंडियन आइडेंटिटी बन गई। जैसे आज क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, अगर मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो मैं अगर पढ़ा पा रहा हूं, 4 बच्चों को पसंद आ रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वो 4 बच्चों तक ही सीमित रहूं, मैं 40, 400, 4000, 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़ बच्चों तक पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंच सकता हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो, समझे, क्लियर हुआ। एक बच्चा लिख रहा है छुट्टी कर दे मास्टर। अबे पढ़ ले चुपचाप, चाटा मारूंगा बनाटी आ जाएगी यहां। इतने नाम कैसे याद करना है, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा कि इतने नाम कैसे याद करना है, मैं अभी एक बार तुम्हें ये बता रहा हूं, अच्छे से करवा रहा हूं, फिर उसके बाद में तुम्हें एक हैक दूंगा, एक अच्छे वीडियोस दूंगा, जिन वीडियोस के थ्रू तुम्हें क्या हो जाएगा, चीजें और आसान हो जाएगी कि कैसे करना है, पढ़ना कैसे, याद कैसे रखना है, ठीक है। बस खत्म होने वाला बेटा। पैन इंडिया आइडेंटिटी मतलब कि लोग अब अपने आप को एक जगह तक सीमित नहीं रखे, तो पूरे देश का हिस्सा मान रहे थे।
जो किताब कोई तमिलनाडु में पढ़ रहा है वही किताब कोई कश्मीर में पढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर तो हो गया सर? चैप्टर बहुत लंबा है, मेरी भी बैटरी खत्म हो रही, पढ़ लो चुपचाप। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, तो जैसे हमने देखा कि रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड डिबेट शुरू हुआ, उसी के साथ साथ क्या ना कि प्रिंट के आने से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देयर वाज डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिकेशन, नए नए प्रकार के पब्लिकेशन शुरू हो गए। और वो नए नए प्रकार के पब्लिकेशन क्या थे मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो नए नए प्रकार के पब्लिकेशन क्या थे? तो नॉवेल्स, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, न्यू विजुअल कल्चर, ऐसे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, ये सारी चीजें जो है लिखी जाने लगी, छपने लगी। तो ये ध्यान रखना, ये पूरा एक वो पेज है, तो उस एक पेज को मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में बताया गया कि प्रिंट के आने से अब क्या है ना, जैसे अपन ने यूरोप में भी देखा रीडिंग मैनिया, पैटर्न वही है, हिस्ट्री इज मूविंग इन अ पैटर्न। तो यूरोप में भी क्या हुआ, प्रिंट के आने से एक रीडिंग मैनिया डेवलप हुआ, जिससे नए नए प्रकार का लिटरेरी मटेरियल आने लगा। तो अब सिर्फ रिलीजियस किताबें नहीं छप रही थी, ठीक है, नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिए लोगों ने। नॉवेल्स क्या है? कल्पना है, ठीक है। नॉवेल्स एक तरह की आपकी क्रिएटिविटी पे तो डिपेंड करता है, तो नॉवेल्स लिखना शुरू हुए, लिरिक्स लिखे जाने लगे, गानों के लिरिक्स लिखे जाने लगे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जा रही थी, ठीक है। न्यू विजुअल कल्चर वाज डेवलपिंग, ठीक है। विजुअल कल्चर मतलब क्या है कि पेंटिंग्स वगैरह प्रिंट होने लगी थी, और पेंटिंग्स वगैरह प्रिंट होने लगी थी। और जैसे जो प्रिंटेड पेंटिंग्स थी ना, तो ये कैसे, तो जो प्रिंटर्स होते थे अपने पास में वुड एनग्रेवर्स को रखते थे, वुड एनग्रेवर्स उस पे लकड़ी पे नक्काशी कर देते थे और पेंटिंग बना देते थे, और वही पेंटिंग पे पेंट मतलब इंक लगा के छपाई चलती थी, वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि विजुअल कल्चर आ गया, ठीक है। एसेज आने लगे, एसे ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। तो जैसे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनलिस्ट लोग गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट में लिखते थे, और जो गवर्नमेंट थी वो क्रिटिसाइज करती थी, नेशनलिस्ट को मॉक करती थी, हंसती थी क्या कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो इवन पुअर कुड नॉट अफोर्ड दी पेंटिंग्स। तो अब जैसे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, ठीक है, राजा रवि वर्मा जो एक फेमस पेंटर थे, तो उनकी पेंटिंग हर आदमी खरीद ही नहीं सकता था। लेकिन अब उनकी प्रिंटिंग की जब प्रिंटिंग होने लगी, पेंटिंग की प्रिंटिंग मतलब उसकी कॉपीज बनने लगी, तो अब गरीब आदमी भी अपने घर को ले जाके डेकोरेट कर सकता है ना। तो कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स कैप्चर्ड दी सोशल इश्यूज। तो उस समय जो समाज में मुद्दे चल रहे थे, उनके ऊपर कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाया जाना शुरू हो गया, समझे। फिर उसके साथ साथ में क्या ना, विमेन का भी प्रिंट के साथ में एक बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। कैसे गहरा कनेक्शन रहा है? पॉजिटिव ये रहा कि देयर वर कंसर्न्स एंड फियर्स ऑफ कंजर्वेटिव हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताता हूं, पहले पॉजिटिव। तो जो खास करके जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स थे, ठीक है, जो खुली सोच रखने वाले हस्बैंड्स थे, जो फादर्स थे, जो चाहते थे कि नहीं यार उनके घर की जो विमेन फोक हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, वो भी पढ़े लिखे जाने समझे। तो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर विमेन फोक एट होम। उन्होंने घर पे ही अपनी महिलाओं के लिए क्या है, होम सिलेबस ले लिए, या फिर वो उन्होंने स्कूल्स पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन सारे लोग इतने लकी नहीं थे ना कि सबने अपनी महिलाओं को पढ़ाया लिखाया। नेगेटिविटी भी थी, कुछ लोग प्रिंट को ऐसा मानते थे, हिंदूज में भी मुस्लिम्स में। मुस्लिम्स का मानना था कि अगर महिला पढ़ना सीख गई तो उर्दू रोमांसेस पढ़ेंगी और करप्ट हो जाएंगी। हिंदूज को ऐसा लगता था कि पढ़ी लिखी महिला है तो वो विधवा हो जाएंगी। क्यों? कोई लॉजिक नहीं है, बस हो जाएंगी। किसी एक महिला ने पढ़ लिख लिया होगा, उसका हस्बैंड मर गया होगा, तो उन्होंने बता दिया तो जो पढ़ेगा उसका हस्बैंड मर जाएगा। तो इस तरह से क्या है ना कि देयर वर नेगेटिव्स एसोसिएटेड विद द विमेन एंड देयर एजुकेशन और प्रिंटेड मटेरियल के साथ में। तो इसके बावजूद भी, डिस्पाइट ऑल दिस, जो रेबल विमेन थी ना, जो रुकने वाली नहीं थी, जो डरने वाली नहीं थी, तो दे डिफाइड प्रोहिबिशंस। तो रेबल विमेन जो थी, तो उन्होंने सारे प्रोहिबिशंस, सभी प्रकार की बंदिशें हटा के उन्हें दूर करते हुए, तो रेबल विमेन डिफाइड प्रोहिबिशंस, ठीक है। और प्रोहिबिशन मतलब कि उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, उनको रिस्ट्रिक्शंस को हटा के वो पढ़ी, उन्होंने किताबें देखी, लिखी और सब कुछ समझा। जैसे एग्जांपल दिया राज सुंदरी देवी का। अब देखो यहाँ सारे फैक्ट्स हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो राज सुंदरी देवी क्या है? इन्होंने अपनी बुक लिखी अमर जीवन, ठीक है, फर्स्ट बंगाली ऑटोबायोग्राफी। और राज सुंदरी देवी अपने बच्चों की किताबों में से चोरी चोरी छुपे छुपे किचन में पढ़ती थी, और खुद पढ़ना सीखा, और सीखने के बाद में खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। वैसे ही कैलाश भाषनी देवी रोट बुक्स हाइलाइटिंग दी एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने जो विडोज की मिजरेबल कंडीशन होती थी, खास करके जो विधवा महिलाएं, उनको कैसे अपने बाल कटवा के सफेद साड़ी पहन के रहना पड़ता था, तो उन सारी चीजों के बारे में लिखा, खुल के लिखा, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में लिखा, खुल के लिखा। अब ये जो प्रिंटेड मटेरियल आ रहा था ना विमेन के लिए, तो ये हिंदी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी प्रिंट हो रहा था। तो दिस प्रिंट वाज प्रिंटेड मटेरियल सर्कुलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस
फॉर विमेन ऑन वेरियस इश्यूज। तो विमेन एम्पावरमेंट से लगा के विमेन एटिकेट्स, कुकिंग और घर में कैसे रहना है, हर चीज से जुड़ी हुई किताबें छपने लगी। जैसे पंजाब में आप देखेंगे तो राम चड्डा जो थे, तो राम चड्डा ऑथर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी स्त्री धर्म विचार। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन बनेंगे कि स्त्री धर्म विचार किसने लिखी, राम चड्डा ने क्या लिखा, है ना। जिसके खालसा ट्रैक सोसाइटी जो है तो वो भी बुक पब्लिश करती थी पंजाब में, और ये स्त्री धर्म विचार में ये बताया जाता है कि विमेन के क्या एटिकेट्स होना चाहिए। वैसे ही बंगाल में बटाला पब्लिकेशन करके एक एरिया था, तो बटाला पब्लिकेशन पब्लिश्ड ऑल टाइप ऑफ बुक्स, ठीक है। तो उसमें खराब से खराब लगा के अच्छी से अच्छी किताब तक सारी प्रकार की किताबें छापी जाती थी सेंट्रल बंगाल में, और फिर उन किताबों को पेडलर्स जो थे वो घर घर जाके क्या किताबें बेच के आते थे, सस्ती किताबें। तो इस तरह से विमेन का प्रिंट के साथ में क्लोज एसोसिएशन रहा है। वैसे ही विमेन के साथ साथ में आप क्या देखोगे, आप वर्कर्स, प्रिंट एंड दी पुअर पीपल। तो पुअर पीपल जो है, तो ये लोग भी क्या है, पुअर पीपल ऑल्सो केम इन इंटरेक्शन विथ द प्रिंटेड मटेरियल। तो पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप की गई थी पुअर पीपल के लिए। समझ में आ रहा है? देखो जैसा यूरोप के केस में पड़ा वैसा ही एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप की गई थी सिटीज और टाउन्स में, जिससे क्या हो कि गरीब व्यक्ति तक भी, वर्कर्स तक भी क्या पहुंच सके, बुक पहुंच सके। और लाइब्रेरीज इसलिए स्टैब्लिश की जाती थी, मान लो मैं पैसे वाला व्यक्ति हूं, मैंने एक लाइब्रेरी सेटअप कर दी, मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, मुझे बताओ देगा आदमी क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगे, जैसे होगा ना कि आज जिसके पास पैसा तो वो क्या करेगा, प्याऊ बनवा देगा और उस पर बड़ा बड़ा लिखवाएगा, दादाजी का नाम लिखवा दिया, स्वर्गवासी रामचंद्र, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आदमी अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए कुछ सोशल कॉज करता है। तो सोशल कॉज में बहुत सारे लोगों ने लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप कर दी, उन लाइब्रेरीज में वर्कर्स और पुअर पीपल जाके पढ़ने लगे, ठीक है। जैसे और इसी के साथ साथ क्या है ना, उस समय जो पुअर पीपल थे तो दे वर फेसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वेरी यूनिक। तो जो उस समय पुअर पीपल थे तो दे रोट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो उन पुअर पीपल के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लिखा ऑथर्स ने। ऑथर्स सच एज ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपनी बुक लिखी गुलामगिरी। बी आर अम्बेडकर, ईवी स्वामी नायकर जिन्हें पेरियर कहा जाता है, इन सब ने दे रोट वेहेमेंटली अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने खुल के लिखा। वर्कर्स रोट अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। खुद वर्कर्स ने भी लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। जैसे काशी बाबा ने बुक लिखी छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें वो कास्ट स्ट्रगल को बता रहे थे, क्लास स्ट्रगल को बता रहे थे, कैसे अमीर और गरीब के बीच में डिस्कशन होते हैं, ठीक है। सुदर्शन चक्र, ये क्या है ना, एक कानपुर के मिल वर्कर की सारी कविताओं को कंपाइल किया गया, तो उनकी कविताओं को नाम दिया गया सच्ची कविताएं अंडर दी पेन नेम सुदर्शन चक्र। सारे फैक्ट्स हैं इसके लिए मैं बता रहा हूं, ये एक एक नंबर में आते हैं। फिर क्या है वर्कर्स में, जैसे एक मिल वर्कर थे, जो मिल वर्कर्स ऑफ बैंगलोर हैं और जो बॉम्बे के मिल वर्कर्स थे, उन्होंने क्या करा, लाइब्रेरी सेटअप करी ताकि वो अपने साथियों को पढ़ा सके, शिक्षित कर सके, ठीक है। तो दे सेटअप लाइब्रेरीज टू लर्न। उनको मैसेज दिया गया कि ड्रिंकिंग को अवॉइड करें, शराब ना पिए, एंड स्प्रेड एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म और एजुकेशन जो है लोगों में फैलाएं। तो ये मिल वर्कर्स का वो हो गया, ठीक है। लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ, ये मैंने इसलिए डाला स्पेसिफिकली क्योंकि पिछले साल ना एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया था और उनको लोग पहचान ही नहीं पाए थे। तो लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ कौन थे? तो एक आसाम के एक प्रॉपर कह सकते हैं ना, एक आसाम के एक मॉडर्न आसामी राइटर हैं, जिनकी बुक है ग्रैंड मास टेल्स के नाम से, बुरी आयर साध, ठीक है। बुरी आयर साध के नाम से इनकी बुक है, ठीक है। तो इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, ध्यान रखना। तो ऐसे प्रिंट एंड पुअर पीपल का एसोसिएशन आपने देखा, प्रिंट एंड पुअर पीपल। एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रिंट एंड सेंसरशिप। यहां तक समझ में आया? बताओ। इतने नाम सुन के दिमाग खराब हो गया सर, मुझे पता है इसमें बहुत सारे नाम है। तो अब मैं बता रहा हूं, देखो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, तुम्हें एक बार पूरा चैप्टर पता होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आते हैं वो पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं तुम्हें ऐसा हैक बताऊंगा, ऐसे नोट्स दूंगा क्रिस्प, जिसमें क्या होगा, जिसमें इस चैप्टर के सारे नाम एक साथ कर लेंगे अपन, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है? बढ़िया। गुलू गुलू नहीं करा सर आज आपने, ये ले बेटा, मेरे पप्पू 2 घंटे से पढ़ा ला, ले, ठीक है। क्लियर हुआ?
आज क्या डे है? ट्यूसडे आज तो। ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड सेंसरशिप। तो अब जैसे अगर अपन देखें तो बिफोर 1798 द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल ऑफ कंपनीज मिसरूल। अब देखो प्रिंट एंड सेंसरशिप समझाता हूं। प्रिंट एंड सेंसरशिप क्या है? प्रिंट एंड सेंसरशिप में क्या बताया गया है कि मैं किताब लिख रहा हूं तो मैं कुछ भी लिख दूंगा। अब मैंने उसमें लिख दिया कि हमें सरकार के अगेंस्ट में क्या करना है, रिवॉल्ट करना है। तो ये तो क्या है, देश की सेफ्टी सिक्योरिटी को कंसर्न करने वाली चीज है। तो क्या सरकार चाहेगी कि मैं ऐसी किताबें लिखूं कि जाओ हथियार उठा लो, सरकार के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करेंगे? नहीं। तो सरकार क्या करती है ना, हर चीज को सेंसर करती है। सेंसर करना मतलब जैसे सेंसर बोर्ड होता है जो पिक्चरों को सेंसर करता है कि पिक्चरों में क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है ना। वो सेंसर बोर्ड का काम होता है जो पिक्चरों को सेंसर करता है। तो वैसे ही क्या होता है ना कि प्रिंटेड मटेरियल भी जो होता है, तो प्रिंटेड मटेरियल की भी सेंसरिंग होती है कि क्या लिखा जा रहा है न्यूज़पेपर्स में, कहीं सरकार के अगेंस्ट में तो नहीं लिख रहा है। तो इंडिया में भी क्या होता है ना कि जब प्रिंटिंग शुरू हुई थी तो उस प्रिंटिंग को सेंसर किया जा रहा था। और शुरुआत में क्या है ना, 1798 के पहले जैसे बताया अपन, तो कॉलोनियल स्टेट जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो कॉलोनियल स्टेट अंडर दी ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा था उस समय देश। तो दे वर मोर कंसर्न अबाउट द इंग्लिश मैन इन इंडिया। वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की टाइप के लोग जो थे ना, वो क्या करते थे, उस सरकार को हिक्की दे देते थे। कैसे? तो सरकार के अगेंस्ट में, सरकार का जो कंपनी का जो मिसरूल है, उस कंपनी मिसरूल के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा गलत सलत लिखते थे। तो सरकार उनके पीछे पड़ी रहती थी कि इंग्लिशमैन जो है इंडिया के अंदर, वो लोग क्या लिख रहे हैं उसको सेंसर करना जरूरी है। उनको लगता था इंडियंस क्या ही लिखेंगे, इनको तो प्रिंटिंग भी नहीं आती है, ठीक है, तो इनकी रीजनल लैंग्वेज में कुछ भी अब्बा डब्बा जब्बा वहीं पे लिखते रहेंगे। तो गवर्नमेंट का फोकस हमारे रीजनल न्यूज़पेपर्स पे नहीं था, ठीक है, रीजनल न्यूज़पेपर पे नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है भाई साहब, फिर क्या होता है कि अच्छा, ये इनको जब रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी ना, तो ये इंग्लिशमैन वगैरह कुछ गए भी सरकार के पास में, फिर उन्होंने अर्जी भी लगाई कि थोड़ी मालिक थोड़ी सी आजादी दे दो। तो गवर्नमेंट ने इंग्लिशमैन को भी थोड़ी सी क्या कर दी थी, जो कलकत्ता कोर्ट था उसने इंडिपेंडेंस दे दी कि चलो चाओ लिख लो, सेंसरशिप को थोड़ा लूज कर दिया था। लेकिन फिर क्या होता है ना, 1857 में रिवॉल्ट होता है। 1857 की फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, तो इसमें उनको समझ में आया कि हमारी तो नींव हिल गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गया पूरा, ठीक है। तो द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज्ड टुवर्ड्स इंडियंस आल्सो। तब उन्हें समझ में आया कि इंडियन लोग भी जो प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज, है ना, तो जो रीजनल लैंग्वेज में इंडियंस भी लिख रहे हैं ना, तो वो इंडियंस भी बहुत खतरनाक लिख रहे हैं। और उनकी रीजनल लेवल पे जो लिख रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस जो चल रही है, वर्नाकुलर प्रेस मतलब रीजनल प्रेस, जो मराठी भाषा में न्यूज़पेपर चल रहे हैं, जो गुजराती में चल रहे हैं, जो पंजाबी में चल रहे हैं, इन रीजनल न्यूज़पेपर्स को भी कंट्रोल करना होगा। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज पास्ड, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है सरकार के द्वारा। क्यों? इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन वर्नाकुलर प्रेस, ठीक है। जो वर्नाकुलर प्रेस है, जो रीजनल लैंग्वेज में लिखी जा रही है चीजें, उन रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाने वाली चीजों को क्या है कि कंट्रोल किया जाएगा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा कि क्या लिख रहे हैं। पता लग रहा है कि कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे रेवोल्यूशन जैसी चीज स्थिति बन जाए, तो उसको कंट्रोल करना है। और अगर आपके न्यूज़पेपर में कुछ पाया गया, ठीक है, तो पहले वार्निंग दी जाएगी। इफ समथिंग सेडिशियस इज फाउंड, सेडिशियस मतलब ऐसा जिसको सरकार को लग रहा है कि जिससे सरकार को खतरा हो सकता है, ठीक है, देश के विरुद्ध मतलब क्या है, सरकार के विरुद्ध बोलना मतलब देश के विरुद्ध बोलना, क्योंकि उस समय सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध अगर कुछ बोल रहे हो तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हो और आपके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा दिया जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज पास्ड टू कंट्रोल और टू सेंसर दी वर्नाकुलर प्रेस, रीजनल प्रेस को सेंसर करने के लिए। और अगर मान लो कुछ पाया गया सेडिशियस तो वार्निंग दी जाएगी, एंड इफ इग्नोर्ड, और अगर वार्निंग इग्नोर करी तो सरकार क्या करेगी, आपकी प्रिंटिंग प्रेस को कन्फिस्केट कर लेगी, ताला लगा देगी, आपसे आपकी मशीन उठा के ले जाएगी। लेकिन आजादी के परवाने कहां रुकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर पंजाब मतलब उनका न्यूज़पेपर का नाम था केसरी, उसके बारे में उन्होंने खुल के लिखा पंजाब रेवोल्यूशनरीज के बारे में, ठीक है, कि पंजाब में जो हुआ वो गलत हुआ। और इस तरह से आप देखते हैं तो बहुत सारे हमारे रीजनल न्यूज़पेपर्स होते थे, तो डिस्पाइट सेंसरशिप खुल के लिखते थे, अरेस्ट भी होते थे और मार भी पड़ती थी, लेकिन झंडा जो है ऊंचा लेके चलते थे वो लोग, ठीक है।
तो ये था प्रिंट एंड सेंसरशिप, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये था प्रिंट एंड सेंसरशिप, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर है प्रिंट एंड सेंसरशिप? यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? बताओ, इज दैट क्लियर? प्रिंट एंड सेंसरशिप क्लियर हुआ? ये अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे अब आपका एक क्वेश्चन है और फिर होमवर्क क्वेश्चन है। बताओ जरा, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में, देखो 2025 का क्वेश्चन है ये। बस बस कर रहा हूं बेटा, छुट्टी कर रहा हूं। इस चैप्टर से मैक्सिमम कितने नंबर के मार्क्स का आएगा? देखो आइडियली देखा जाए तो एक आधा क्वेश्चन आपका 2 नंबर, एक और ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं इस चैप्टर से, है ना? ठीक है बाबू, क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, तो बंगाल गैजेट किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स ऑगस्टस हिकी। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। रामचरितमानस तुलसीदास जी। संबंध कुमुदी राम मोहन रॉय। तो उस हिसाब से एक का 2, एक का 2, एक का 2, एक का 2, बी का 4, बी का 4, बी का 4, बी का 4, ये है। ठीक है, सी होना चाहिए। ये इस चैप्टर के कीवर्ड्स है सारे। ठीक है, जो जो भी कीवर्ड्स इस चैप्टर में आ सकते हैं वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूड कर लिए। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं और ये सब्जेक्टिव होमवर्क क्वेश्चन। देखो तो सबसे पहला, इंपिरियल स्टेट ऑफ चाइना जो है वो मेजर प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल का फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों? तो बताना। एग्जाम्स होते थे, ट्रेडर्स इस्तेमाल करते थे, जो शहर में वाइफ्स ऑफ कोटिशियंस, पोएट्स वगैरह होती थी, वो पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी 2023 में। ठीक, कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का है। ये 3 नंबर का है। फिर क्या है? फिर जैसे अगर आप देखोगे तो प्रिंट, हाउ डिड प्रिंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप? तो आप बताओगे पेपर पहुंच गया, फिर मार्को पोलो लेके गया टेक्निक को, फिर उस टेक्निक से पूरे यूरोप में वो टेक्निक फैल गई। एग्जामिन 3 इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखना है आपको। ठीक है, एनालाइज द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वो जो फर्दर इनोवेशंस वाला टॉपिक है ना, क्या क्या चेंजेस आए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में? तो ऑफसेट प्रेस, सिलेंड्रिकल पावर ड्रिवन प्रेस आ गई, बुक जैकेट्स आ गए, सीरियलाइज्ड नॉवेल्स निकल आई। ठीक है, चीप सीलिंग सीरीज वर इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? तो वो सारे मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर वाज इंप्रूव्ड, वो पॉइंट आ जाएंगे। डेवलपमेंट जर्नी ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया, तो कैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट से फिर कौन आए? पोर्टुगीज मिशनरीज आए, उन्होंने प्रिंटिंग मशीन लेके आए, फिर उन्होंने रीजनल ट्रैक्स कोनकानी वगैरह में प्रिंटिंग शुरू करी, वो आ जाएगा। एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो आप बताएंगे कि रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ पब्लिक डिबेट को एक नया शेप दिया प्रिंटिंग टेक्निक ने। आप अलग अलग ऑथर्स का नाम लिखेंगे, संबंध कुमुदी जैसे राजा राम मोहन रॉय ने शुरू करी, काउंटर करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने समाचार चंद्रिका शुरू किया। तो बस ये नाम ध्यान है आपको, तो आप पॉइंटर्स के अच्छे आंसर बना सकते हो और थ्योरी थोड़ी रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर हुआ भाई साहब? हिस्ट्री हमारा यहां पे होता है कंप्लीट। अब आपका एक सिविक्स और 2 ज्योग्राफी के चैप्टर बच रहे हैं। फाइन, चलो भाई, ठीक है, चलो तो इसी नोट पे आज का कार्यक्रम समाप्त करें। आई नो 2 घंटे हो गए हैं, प्राण निकल गए सिर हमारे। छुट्टी कर रहा हूं बस। हिस्ट्री के चैप्टर बड़े होते ही हैं, है ना? लाओ प्यार कर दूं थोड़ा सा तुम्हें, गुलू गुलू मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़े तुम। ब्रह्मास्त्र टेस्ट 3 करना था आज 5 तारीख, 6 तारीख हो गए ना, अपने यहां तक के चैप्टर हो गए मेरे। ब्रह्मास्त्र टेस्ट 3 कर लिया। कल की डाउट सॉल्विंग में मैं ब्रह्मास्त्र के सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, टेस्ट नंबर 3 के। ठीक है, ओके। 1857 का रिवॉल्ट किसने किया था? अलग अलग जगह अलग अलग लोग थे। मंगल पांडे से शुरू हुआ था, लेकिन आप देखोगे झांसी की रानी ने कंट्रीब्यूट किया, तात्या टोपे ने कंट्रीब्यूट किया, रानी दुर्गावती ने नहीं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। कुंवर सिंह ने कंट्रीब्यूट किया,